Hello students. Today we shall discuss about separation techniques and detection of elements in this chapter. Basically this chapter is divided into two parts. One is quantitative analysis and other is qualitative analysis. तो हम शुरू करेंगे क्वांटिटेटिव एनालिसिस से पहले. क्वांटिटेटिव में सबसे पहले हम करेंगे कि कैसे हम एलिमेंट्स का डिटेक्शन करते हैं किसी कंपाउंड में. Since we are dealing with organic compounds, so in 100% organic compounds basically we will have carbon present. 99% compounds में हाइड्रोजन होता है. कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जो और भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन, सल्फर, हैलोजन, थोड़ा फास्फोरस और कुछ rarely in some organic compounds there are some metals also. So let us start with detection of carbon and hydrogen. एक्चुअली कार्बन और हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स के लिए अगर इस कंपाउंड में कार्बन है कि नहीं है, हाइड्रोजन है कि नहीं है, ऐसा पता लगाना हो तो वी हीट आवर कंपाउंड विथ क्यूप्रिक ऑक्साइड. in this reaction actually carbon, whatever carbon is present in our compound is converted to CO2 and whatever hydrogen is present in our compound is converted to H2O. अब इस CO2 को आपको पता है कि CO2 को अगर हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में डाला तो ये जो लाइम वाटर इसको बोलते हैं ना, दिस इज लाइम वाटर. तो लाइम वाटर इन प्रेजेंस ऑफ CO2 is converted to calcium carbonate which is white. So we say that CO2 turns lime water milky. तो अगर आपने एक बार फिर से देखें, अगर आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बन प्रेजेंट है और हमें ये डिटेक्ट करना है कि इसमें कार्बन है कि नहीं, अगर उसे क्यूप्रिक ऑक्साइड के साथ हीट करें तो वॉट एवर कार्बन इज प्रेजेंट इन आवर ऑर्गेनिक कंपाउंड विल बी कन्वर्टेड टू CO2 विच टर्न्स लाइम वाटर मिल्की. तो इससे हमें पता लग जाता है कि कार्बन तो प्रेजेंट है. सिमिलरली जो भी हाइड्रोजन हमारे कंपाउंड में प्रेजेंट है उसको अगर हमने ऐसे ही ऑक्सीडाइज किया तो दैट विल बी कन्वर्टेड टू वाटर H2O. और इससे हमें पता लग जाएगा अगर हम इसको इस H2O को अगर हम एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट में डालें तो ये हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट बन जाता है जो ब्लू कलर का होता है. सो दीज आर द वेरी सिंपल टेस्ट टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन. इसके अलावा कार्बन और हाइड्रोजन की प्रेजेंस के अलावा अगर हमें डिटेक्ट करना है नाइट्रोजन की प्रेजेंस या सल्फर की प्रेजेंस या हैलोजेंस की प्रेजेंस, ठीक है ना, तो इसके लिए एक टेस्ट होता है, उसको हम बोलते हैं लेसाने टेस्ट. लेसाने टेस्ट क्या है भाई? लेसाने का टेस्ट ये है कि सबसे पहले जो भी हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम सोडियम के साथ रेड हॉट करते हैं. सोडियम मेटल लेके एंड वी हीट इट अप टू एक इग्निशन ट्यूब होती है छोटी सी, उसमें हमने थोड़ा सा कंपाउंड लिया, सोडियम का एक टुकड़ा लिया और उसको हीट करते हैं ताकि ये बिल्कुल ट्यूब रेड हॉट हो जाए. इसको वाटर में डाल लेते हैं. जब इसको डिस्टिल वाटर में डालते हैं तो लेसाने सोल्यूशन बनता है. इस लेसाने सोल्यूशन के डिफरेंट पार्ट्स कर लेते हैं. एक पार्ट में हम नाइट्रोजन का टेस्ट करते हैं, एक पार्ट में हम सल्फर का टेस्ट करते हैं, एक पार्ट में हम हैलोजन का टेस्ट करते हैं और एक पार्ट में हम नाइट्रोजन और सल्फर अगर दोनों प्रेजेंट है तो टेस्ट करते हैं. ठीक है. तो मान लीजिए हमने सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट बना लिया. ये जो सोडियम के साथ हमने रेड हॉट करके और वाटर मिला के उसमें बाद में जो सोल्यूशन बनाया है जिसको हम लेसाने सोल्यूशन बोलते हैं, दिस लेसाने solution is also known as sodium fusion extract. सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट, राइट. इस लेसाने सोल्यूशन के हमने 4 पार्ट्स कर लिए. पहले पार्ट में एक्चुअली हम क्यों बनाते हैं ऐसा? अगर मान लीजिए हमने हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड को सोडियम के साथ रेड हॉट किया, तो सोडियम के साथ रेड हॉट करने पर कार्बन और नाइट्रोजन जो इसमें प्रेजेंट है वो सोडियम के साथ मिलके बनाएगा NaCN, राइट. इसी तरीके से जब सल्फर प्रेजेंट होगा तो वो सोडियम के साथ मिलके बनाएगा सोडियम सल्फाइड. अगर हैलोजन प्रेजेंट होगा तो वो सोडियम के साथ मिलके बनाएगा सोडियम हैलाइड. और अगर नाइट्रोजन और सल्फर दोनों प्रेजेंट होंगे तो आफ्टर
मीटिंग विद सोडियम इट विल फॉर्म सोडियम थायोसाइनाइड, राइट। तो एक्चुअली हमने क्या किया, हमने हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें नाइट्रोजन सल्फर हैलोजन या फिर दोनों प्रेजेंट है, नाइट्रोजन और सल्फर दोनों प्रेजेंट है, उसको इनऑर्गेनिक सॉल्ट NaCN में कन्वर्ट कर लिया, या N सोडियम सल्फाइड में कन्वर्ट कर लिया, या सोडियम हैलाइड में कन्वर्ट कर लिया, या सोडियम थायोसाइनाइड में कन्वर्ट कर लिया। These salts are inorganic water soluble salts। यहाँ पर नाइट्रोजन सल्फर हैलोजन ये सब कार्बन के साथ कोवेलेंटली लिंक्ड थे, और वहाँ पर उनको टेस्ट करने का हमारे पास कोई मेथड नहीं था। सो व्हाट वी डिड, वी कन्वर्टेड दीज कंपाउंड्स इनटू इनऑर्गेनिक वाटर सॉल्युबल सॉल्ट्स, और अब यहाँ पर हमारे पास टेस्ट करने का मेथड है। लेकिन आप देखें, नाइट्रोजन का टेस्ट करने के लिए हमने सोडियम साइनाइड बनाया है। दैट मीन्स कार्बन, प्रेजेंस ऑफ कार्बन इज नेसेसरी अलोंग विद नाइट्रोजन। दूसरे और केसेस में जरूरी नहीं है, लेकिन कम से कम नाइट्रोजन के केस में साइनाइड बनता है, इसलिए कार्बन की उपस्थिति भी अनिवार्य है, ठीक है। तो अब आप देखें, अब आप यहाँ से देखें, हमने सोडियम के साथ कार्बन नाइट्रोजन को जब हीट किया, रेड हॉट किया, तो NaCN बना। इस NaCN में इसको हम बोल देते हैं सोडियम एक्सट्रैक्ट, इसको हमने बोल दिया है सोडियम एक्सट्रैक्ट। सोडियम एक्सट्रैक्ट मतलब लसाने सोल्यूशन। इसमें सोडियम एक्सट्रैक्ट या लसाने सोल्यूशन में जब हमने FeSO4 डाला और बाद में NaOH डाला, बॉयल किया, तो हम पहले पहुंच गए यहाँ तक, Na4 FeCN6 तक, और बाद में उसमें जब हमने FeCl3 कॉन्सेंट्रेटेड HCl के साथ डाला तो ब्लू कलर का ये कलरेशन आया, सोल्यूशन मिला, एंड दिस ब्लू कलर इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ फेरिफेरोसाइनाइड Fe4 FeCN6 होल थ्राइस, राइट। तो अब हमारा टेस्ट क्या होगा, हमने लसाने सोल्यूशन दिया, उसमें ये किया FeSO4 डाल के बेसिक मीडियम में, बाद में FeCl3 डाल दिया, और थोड़ी बाद में उसमें HCl डाला, या HCl की जगह H2SO4 भी डाल सकते हैं, तो हमें मिला प्रूशियन ब्लू कलर। प्रेजेंस ऑफ प्रूशियन ब्लू कलर इज द confirmatory test for presence of nitrogen in the compound, right? Similarly अगर हमें सल्फर का टेस्ट करना है तो हमने वही किया था, सोडियम के साथ कंपाउंड लिया जिसमें सल्फर प्रेजेंट है, और उसको जब हमने रेड हॉट किया तो सोडियम सल्फाइड बना। दिस इज कॉल्ड सोडियम एक्सट्रैक्ट या सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट या लसाने सोल्यूशन। इस सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट में जब हमने सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड डाला, ये टेस्ट इसका है, अगर आप गौर करें, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड का फॉर्मूला यहाँ पर है Na2FeCN5NO, राइट। ये है सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड डालने से वायलेट कलर आता है। अगर वायलेट कलर आ गया तो सल्फर कंफर्म हो गया। लेकिन इसका एक और टेस्ट है, मान लीजिए आप इसके सॉल्यूशन के एक पार्ट को लेड एसीटेट से ट्रीट कर दें तो ब्लैक प्रेसिपिटेट आता है, या फिर ऐसे कर सकते हैं कि लेड एसीटेट में एक पेपर का टुकड़ा डिप करें और उसे फिर हमारे सोडियम एक्सट्रैक्ट में डिप करके देख लें, पेपर ब्लैक हो जाएगा, ठीक है। एंड दैट ब्लैक इज बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ लेड सल्फाइड, ये बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ लेड सल्फाइड, ये ब्लैक प्रेसिपिटेट है। तो नाइट्रोजन का टेस्ट हो गया, सल्फर का टेस्ट हो गया। इसके बाद हम करते हैं हैलोजन का टेस्ट, ठीक है ना। हैलोजन का टेस्ट कैसे करते हैं भाई, हैलोजन का टेस्ट हम इस तरह से करते हैं कि अगर हमने हमारे कंपाउंड में सोडियम के साथ, हमारे कंपाउंड में हैलोजन पहले से प्रेजेंट है, हमने सोडियम के साथ इसको रेड हॉट किया, मान लीजिए वो क्लोरो था, सपोज दिस हैलोजन प्रेजेंट इन आवर कंपाउंड इज क्लोरो, तो हम उसका NaCl बना लेंगे। NaCl सोल्यूशन में आ गया, इसको हम सोडियम एक्सट्रैक्ट या सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट बोलते हैं, लसाने सोल्यूशन भी बोलते हैं। इसको जब हम यहाँ से देखें आप, ये हैलोजन का टेस्ट है, दिस इज फॉर Cl। हमने इसको थोड़ा एसिडिफाई कर लिया HNO3 से, और बाद में इसमें हमने AgNO3 डाला। AgNO3 डालने से Cl होगा तो AgCl का प्रेसिपिटेट आएगा, ब्रोमो होगा तो AgBr का प्रेसिपिटेट आएगा, और आयोडो होगा तो AgI का प्रेसिपिटेट आएगा। और इस तरह से हमने देखा कि अगर AgCl का प्रेसिपिटेट आ जाए तो वाइट होगा, AgBr का प्रेसिपिटेट आता है तो येलो होगा, और AgI का प्रेसिपिटेट आता है तो वो भी येलो होगा, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर बता देता हूँ आपको, AgCl is white precipitate, right? This is yellow precipitate, and this is also yellow precipitate,
out of these two basically, AgCl and AgBr both are soluble in NH4OH solution, right? तो अगर खास तौर पर अगर येलो प्रेसिपिटेट आया है तो हमें ये कंफर्म करना होता है कि वो AgBr का येलो प्रेसिपिटेट है या AgI का, तो उसके लिए हम NH4OH solution से चेक कर लेते हैं. AgBr yellow precipitate will be soluble in NH4OH solution and AgI will be insoluble. This is insoluble. This is insoluble in NH4OH solution. This is insoluble in NH4OH solution, right? तो इस तरह से हमें पता लग जाता है कि हमारे कंपाउंड में हैलोजन है. अगर नाइट्रोजन और सल्फर दोनों प्रेजेंट हैं तो नाइट्रोजन का अलग से और सल्फर का अलग से टेस्ट नहीं आता है. ऐसे में हम क्या करते हैं, जैसे हमने सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट बनाया, कैसे बनाया? सोडियम के साथ हमने कार्बन और नाइट्रोजन को, कार्बन और नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड को, नाइट्रोजन और सल्फर कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड को जिसमें कार्बन भी प्रेजेंट है, उनको हीट किया, रेड हॉट किया, NaCN बन गया. पहले बता दिया था मैंने, सोडियम थायोसाइनेट बन गया. अब इसको जब हम FeCl3 डालते हैं, इसमें जब हम FeCl3 डालते हैं तो ब्लड रेड कलर आता है. ब्लड रेड कलर आता है. क्या रिएक्शन है? सोडियम थायोसाइनाइड ऑन रिएक्शन विद FeCl3 गिव्स दिस काइंड ऑफ कंपाउंड विच इज ब्लड रेड कलर. तो इस तरह से हम सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट या लेसाने टेस्ट के द्वारा ये बता देते हैं कि हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन, सल्फर, हैलोजन ये प्रेजेंट है क्या. ठीक है ना, ये इसके टेस्ट है. ठीक है, इसके बाद फिर हम ये जो नाइट्रोजन का टेस्ट है वो मैंने आपको पहले बता दिया. सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट लेके और FeSO4 डालने के बाद पहले ये बनता है सोडियम हेक्सासायोनोफेरेट 2 और बाद में वो फेरीफेरोसाइनाइड बन जाता है. फेरीफेरोसाइनाइड इज प्रूशियन ब्लू इन कलर. ठीक है, इसी तरह से जितने भी ये एलिमेंट्स हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और सल्फर और हैलोजन, इन सब का हम डिटेक्शन इस तरह से कर सकते हैं. ठीक है, so far we qualitatively analyzed what elements are present in the organic compound. अब हम जाएंगे उसके quantitative analysis पर. This is quantitatively we are going to calculate how much percentage of different elements are present in organic compound. So let us start with the quantitative analysis या estimation of carbon and hydrogen first of all. We shall calculate the percentage of carbon and hydrogen in the given organic compound. इस मेथड का नाम है लिबिक्स मेथड, राइट? तो लिबिक्स मेथड क्या कहता है? ये एक फर्नेस है. इस फर्नेस में यहाँ पर ऑर्गेनिक कंपाउंड हम रख देते हैं. से इट इज़ W ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड विच इज़ केप्ट हियर, राइट? और उसके बाद हम यहाँ पर क्यूप्रिक ऑक्साइड का वो पेलेट्स वगैरह डाल के और हीटिंग शुरू करते हैं. यहाँ से हमने ड्राई ऑक्सीजन दिया इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. बेसिकली द आइडिया इज़ कि हम इस कंपाउंड को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और कुछ कैटलिस्ट की प्रेजेंस में कंबस्शन करेंगे, जलाएंगे. और उसके पहले यहाँ पर इसी इक्विपमेंट से अटैच करके 2 U शेप की ट्यूब्स रखी हुई हैं. आप देखें, इन U ट्यूब्स में से पहले U शेप की ट्यूब में एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड प्रेजेंट है और दूसरे U शेप की ट्यूब में KOH सोल्यूशन प्रेजेंट है, राइट? ये एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड जो प्रेजेंट है इसमें वाटर एब्जॉर्ब होगा, H2O एब्जॉर्ब होगा. H2O की वेपर्स ऑफ कोर्स, नॉट लिक्विड वाटर. और KOH सोल्यूशन वाली जो ट्यूब है इसमें CO2 एब्जॉर्ब होगा. तो आइडिया ये है कि जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड इस फर्नेस में है वो कैटलिस्ट की प्रेजेंस में जब हम हाई हीट करेंगे, ठीक है ना, प्लेटिनम का यहाँ पर बाउल रखा हुआ जिसमें उसको हम बोट बोलते हैं, उसमें रख के तो कार्बन जितना भी प्रेजेंट है वो CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा और हाइड्रोजन जितना प्रेजेंट है वो H2O में कन्वर्ट हो जाएगा और ये CO2 एब्जॉर्ब हो जाएगा KOH में. इस KOH की वेट क्वांटिटी हमने पहले से ले रखी है, इसका वेट हमें पता है. सिमिलरली एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड का वेट भी हमें पता है. रिएक्शन ये होगी कि जब हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड जो CXHY से, इसका फॉर्मूला CXHY है, उसको ऑक्सीजन के साथ जब ट्रीट किया तो XCO2 और Y/2 H2O निकलेंगे. ये जो CO2 है, CO2 will get absorbed in KOH solution
and H2O is absorbed in calcium chloride solution. तो आफ्टर द प्रोसेस इज कंप्लीटेड हम इन कंपाउंड्स को यहाँ से निकाल के इसका वेट ले लेते हैं। पहले वाला वेट हमें पहले से ही पता था, दूसरा वेट हमने अब ले लिया जब इसमें CO2 एब्जॉर्ब हो चुकी है और इसमें H2O एब्जॉर्ब हो चुका है। तो डिफरेंस ऑफ वेट से हम बता सकते हैं कि कितना ग्राम CO2 निकला और कितने ग्राम H2O निकला। ठीक है ना, बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। अब हमने पता लगा लिया कि CO2 और H2O जो प्रोड्यूस थे उसका वेट हमने उन यू शेप की ट्यूब में जो डिफरेंस ऑफ वेट से निकाल के पता लगा लिया। तो बहुत सिंपल सा फंडा है। उसके बाद कार्बन का परसेंटेज कैसे निकालेंगे, 12/44, 44 इज द मोलिकुलर वेट ऑफ CO2 यू नो। तो CO2 के 44 ग्राम में 12 ग्राम कार्बन है, तो फिर जो हमारा वेट निकला हुआ वहाँ से 12/44 इंटू वेट ऑफ CO2 जो हमने उस एक्सपेरिमेंट से पता लगाया है, डिवाइडेड बाई वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड W ग्राम जो हमने वहाँ फर्नेस में रखा था इंटू 100। सिमिलरली परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन निकालना है तो 2/18 इंटू वेट ऑफ CO2 नहीं है, ये मिस्टेक हो गई है, इट इज़ वेट ऑफ H2O, राइट बेटा, वेट ऑफ H2O फॉर्म्ड अपॉन वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 100। यहाँ से हमें निकल जाएगा परसेंटेज ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। बड़ा सिंपल सा फंडा है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा फंडा है। एग्जाम्पल देख लो, ऑन कंप्लीट कंबशन 0.246 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड गेव 0.198 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 का वेट है, एंड 0.1014 ग्राम ऑफ H2O। ठीक है ना, हमारे पास वेट है CO2 का 0.198 और H2O का वेट है 0.1014। हमने परसेंटेज निकाल लिया। कार्बन का परसेंटेज निकला 21.95 और हाइड्रोजन का परसेंटेज निकला 4.58। दैट्स वेरी सिंपल। इसी सीरीज में, इसी तो बड़ा सिंपल था ये। इसी सीरीज में अगर हमें नाइट्रोजन का एस्टिमेशन करना हो तो नाइट्रोजन का एस्टिमेशन हम दो मेथड से करते हैं, एक ड्यूमा का प्रोसेस है और एक है जेल्डाल्स प्रोसेस। सो लेट अस डू ड्यूमास मेथड फर्स्ट। क्या होता है, हम इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड कोई ले लें, ऑर्गेनिक कंपाउंड हमने यहाँ पर रख दिया है, W ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड ले लिया है मान लेते हैं, इसमें क्यूप्रिक ऑक्साइड का गेज लगा लेते हैं, कैटलिस्ट लगा लेते हैं, कॉपर ऑक्साइड ही ले लेते हैं, ठीक है ना, और उसके बाद रिड्यूस कॉपर गेज लगा लेते हैं और ये पूरा फर्नेस है, यहाँ से हीट कर रहे हैं, CO2 फ्लो कराते हैं बाहर से। जो भी नाइट्रोजन हमारे कंपाउंड में प्रेजेंट है, मान लीजिए हमारे कंपाउंड का फॉर्मूला है CXHYNZ, राइट। तो जो भी नाइट्रोजन हमारे कंपाउंड में प्रेजेंट है NZ, ये N2 की फॉर्म में बाहर आ जाती है। नाउ दिस नाइट्रोजन इज कलेक्टेड इन दिस इक्विपमेंट कॉल्ड नाइट्रोमीटर। इस नाइट्रोमीटर में हम इसको कलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ मरकरी की सीलिंग लगी हुई है, ये लगा हुआ है इसलिए कि लेवल मेंटेन कर ले इसका, वाटर इसमें भरा हुआ है और उसके बाद यहाँ नाइट्रोजन कलेक्ट हो जाती है। यहाँ जब नाइट्रोजन कलेक्ट हो जाती है तो इससे डायरेक्ट इसका वॉल्यूम यहाँ पे हम देख सकते हैं, बिकॉज इट इज हैविंग स्केल्स ऑल्सो। नाइट्रोमीटर इज ऑलरेडी हैविंग स्केलिंग। तो नाइट्रोजन का वॉल्यूम यहाँ से डायरेक्ट हमें पता लग गया। अब जब नाइट्रोजन का वॉल्यूम पता लग गया, अच्छा इस नाइट्रोजन का प्रेशर भी हम प्रेशर गेज में मेजर कर सकते हैं, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि जो वाटर जिसके ऊपर हमने नाइट्रोजन को कलेक्ट किया है उस वाटर वेपर का प्रेशर भी मिक्स हो जाएगा। तो वाटर वेपर का जो प्रेशर है वो दिया होता है क्वेश्चंस में कि भाई इतना इसमें जो है वाटर वेपर्स है, तो वो माइनस कर देते हैं, तो एग्जैक्ट प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन हमें पता लग जाएगा। ठीक है ना, तो बहुत सिंपल सा फंडा। हमने हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट है उसको हीट किया सर्टेन कंडीशंस में, और उसमें जो नाइट्रोजन थी वो N2 गैस के रूप में बाहर आ गई, उसको नाइट्रोमीटर में कलेक्ट कर लिया, उसका वॉल्यूम पता लग गया, उसका प्रेशर पता लग गया और टेम्परेचर हमें पता है क्योंकि हम जिस लैब में कर रहे हैं। ठीक है ना, तो हमारे पास कई चीज़ें हैं, ये उसका फार्मूला आ गया। ठीक है, हमको जब CXHY और NZ को हमने हीट किया है क्यूप्रिक ऑक्साइड के प्रेजेंस में, तो कार्बन CO2 की फॉर्म में, हाइड्रोजन H2O की फॉर्म में और नाइट्रोजन जो है वो N2 की फॉर्म में बाहर आ गया और N2 को हमने वहाँ कलेक्ट कर लिया नाइट्रोमीटर में। ठीक है, अब हमारे पास देखिए दो चीज़ें हैं। देखें बेटा, अब हमारे पास दो बातें हैं। क्या क्या है, दो कंडीशंस हैं। एक तो एक्सपेरिमेंटल कंडीशन है, और एक STP की कंडीशन है। एक्सपेरिमेंटल कंडीशन में जो प्रेशर है P1 वो हमें पता है। कैसे पता है, उस नाइट्रोमीटर के ऊपर प्रेशर गेज लगा के देख लिया और उसमें वाटर वेपर की जो प्रेशर है उसको हमने माइनस कर रखा है, और उसमें जो वॉल्यूम जो मेजर हुआ है वो भी हमें पता है। टेम्परेचर जो एक्सपेरिमेंटल कंडीशन में वो भी हमें पता है। STP पर प्रेशर हमें पता होता है 760 mm of Hg, राइट। और हमें टेम्परेचर भी पता होता है 273 केल्विन।
राइट, और हमें वॉल्यूम पता लगाना है, ये P2 T2 V2 वॉल्यूम हमें पता लगाना है। कैसे पता लगाएंगे हम ये सब हम कैसे पता लगाएंगे? हम पता लगाएंगे इस फार्मूले से, P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। क्या हमें यहाँ से V2 पता लग जाएगा? पता लग जाएगा, P1 V1 अपॉन T1 इंटू T2। दिस इज द ml ऑफ वॉल्यूम, ml एट STP। ये STP पर नाइट्रोजन का जो भी वॉल्यूम है हमें पता लग गया है। और आपको पता है कि STP पर किसी भी गैस के 1 मोल का वॉल्यूम 22,400 ml होता है। तो नाइट्रोजन का 1 मोल कितने ग्राम का होता है? 28 ग्राम का। तो STP पर 28 ग्राम अपॉन 22,400 ml, ठीक है ना, ये हो जाएगा इसका वेट इनटू वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन एट STP अपॉन वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। आप समझ गए ना? बहुत सिंपल सा फंडा है, बहुत सिंपल सा फंडा है। देखिए 1 मोल यानी 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन का जो वॉल्यूम है, मतलब मैं इधर से कर देता हूँ, ये हमने ml में V2 निकाल रखा है, राइट। आप देखें 22,400 ml volume of N2 weighs how much? It weighs 28 gram at STP, right? So this V2 ml जो हमने कैलकुलेट कर लिया है of nitrogen will weigh how much? It will weigh 28 upon 22,400 ml into V2 अपॉन, अब अभी ये तो निकल गया इसका ग्राम में वेट, राइट। ये निकल गया इसका ग्राम में वेट, राइट। ये हो गया दिस मच ग्राम ऑफ नाइट्रोजन इज प्रेजेंट। और इस इतने ग्राम नाइट्रोजन का परसेंटेज कितना होगा W ग्राम में, W ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में। तो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन निकालने का बहुत सिंपल फंडा है, 28 अपॉन 22,400 इंटू वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन एट STP अपॉन टोटल वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 100, राइट। कितना सिंपल सा फॉर्मूला है ये। तो इस तरह से हम निकाल लेते हैं, यही वो फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ, ठीक है ना। NCERT वगैरह में भी ये बात लिखी हुई है। बहुत सिंपल सा फंडा है। क्या सिंपल सा फंडा है? हमने हमारे कंपाउंड को जिसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट है उसको हीट किया और उसमें से नाइट्रोजन N2 की फॉर्म में बाहर आ गई। इस N2 को हमने नाइट्रोमीटर में कलेक्ट कर लिया, वहाँ से उसका वॉल्यूम पता लग गया, उसका प्रेशर पता लग गया और टेम्परेचर पता लग गया। इस प्रेशर में हमने वेपर प्रेशर को माइनस कर दिया क्योंकि वो वाटर का वेपर का भी प्रेशर है, ठीक है ना। तो एग्जैक्ट एक्सपेरिमेंटल कंडीशन पता लग गई। STP की कंडीशन हमारे पास होती है पहले से ही। STP पर वॉल्यूम कितना है वो पता लगाने के लिए हमने फार्मूला यूज़ कर लिया, P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2, और फिर V2 का के हिसाब से वेट कितना आएगा और फिर परसेंटेज कितना आएगा, ठीक। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर 0.3 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये W है, ये है आपका W, gave 50 ml of nitrogen at 27 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 715 mm प्रेशर, ठीक है ना। ये एक्सपेरिमेंटल कंडीशन है V1, राइट। ये V1 है और ये है T1। T1 को आपने केल्विन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो 273 प्लस 27 300 केल्विन आ जाएगा, राइट। ये T1 है। 715 mm प्रेशर, ये P1 है। इफ एक्वस टेंशन एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड इज 15, तो ये हो जाएगा 700, ये हो जाएगा अपना P1। P1 पता है, V1 पता है और T1 पता है। P2 हमें पता होता है, क्यों? क्योंकि P2 STP पर होता है 760 mm ऑफ Hg, राइट। और T2 हमें पता होता है क्योंकि टेम्परेचर एट STP इज 273 केल्विन। हमें V2 बताना है। अगर हमें V2 पता लग जाए किसी तरीके से तो काम हो जाए। मास ऑफ सब्सटेंस इज गिवन, वॉल्यूम ऑफ द मोएस्ट डाइनाइट्रोजन इज 50 ml, ठीक है ना। टेम्परेचर इतना हो गया, 300 केल्विन हो गया, प्रेशर हो गया 700 mm, उसमें से -15 एक्वस टेंशन बाहर कर दिया हमने। वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन एट STP कितना हो जाएगा? P1 V1 अपॉन T1 यहाँ से निकाल लेंगे तो 41.9 ml आ गया। अब इस 41.9 ml को वेट यहाँ पे यूज़ कर लें अगर हम,
तो परसेंटेज निकल के आ जाता है। ठीक है ना, बात समझ में आ गई? बहुत ही सिंपल है ये, बहुत ही सिंपल है। इसके बाद दूसरा मेथड है नाइट्रोजन को एस्टिमेट करने का, वो है ज़ेल्डाल्स मेथड। ठीक है ना, तो ज़ेल्डाल मेथड में क्या होता है? ज़ेल्डाल मेथड बहुत ही सिंपल मेथड है। हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया जिसमें कि नाइट्रोजन भी प्रेजेंट है। इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में जिसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट है उसको हमने H2SO4 से ट्रीट किया। हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड H2SO4 से ट्रीट किया गया, तो जो भी नाइट्रोजन प्रेजेंट है वो अमोनियम सल्फेट की फॉर्म में बाहर आ गया। ये हमने किया ज़ेल्डाल फ्लास्क में। दिस इज ज़ेल्डाल फ्लास्क। इसमें हमने क्या किया, ऑर्गेनिक कंपाउंड यूज़ किया, H2SO4 लिया और कॉपर सल्फेट इसमें एज ए कैटलिस्ट लिया, और जितना भी नाइट्रोजन हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रेजेंट था, जितना भी नाइट्रोजन हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रेजेंट था, वो सब यहाँ पर आ गया अमोनियम सल्फेट की फॉर्म में। इस अमोनियम सल्फेट को, ये जो अमोनियम सल्फेट है ना, इसको NaOH से हमने ट्रीट किया। जब NaOH से ट्रीट किया तो वाट एवर अमोनियम वॉज प्रेजेंट इट विल बी कन्वर्टेड टू अमोनिया, राइट। इस अमोनिया गैस को हमने इस फ्लास्क में लेके इस पूरे ज़ेल्डाल फ्लास्क के सारा मटेरियल को हमने यहाँ पे शिफ्ट कर लिया, और इसमें हमने डाला NaOH डालते ही जो भी अमोनिया इसमें से निकली है, उस अमोनिया को हमने कलेक्ट कर लिया एक स्टैंडर्ड H2SO4 सोल्यूशन में। स्टैंडर्ड H2SO4 का मतलब ये हुआ कि इसकी नॉर्मेलिटी हमें पता है और इसका वॉल्यूम हमें पता है। ठीक है ना, इसमें हमने सारा का सारा अमोनिया डिप करवा लिया। जो अमोनिया इस ऑर्गेनिक कंपाउंड से निकल के बाहर आई है, that is absorbed in standard H2SO4 solution. Standard H2SO4 solution means the solution whose normality means concentration and volume are known. तो ये अमोनिया वापस से अमोनियम सल्फेट में बदल गई, और इस फ्लास्क में अमोनियम सल्फेट के साथ साथ अनयूज्ड H2SO4 भी प्रेजेंट है। Now this flask is having ammonium sulfate, because this ammonium sulfate was made by ammonia which was poured here, and some unused H2SO4 is remaining in this flask because we already have taken H2SO4 in excess, right? ठीक है भाई, अब हमने क्या किया, हमारा सारा नाइट्रोजन जो था वो अमोनियम सल्फेट की फॉर्म में हमारे उसमें आ गया। तो एक बार फिर से जरा फ्लो चार्ट बना लेते हैं। हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में जिसमें कि नाइट्रोजन प्रेजेंट है, उसको हमने पहले ज़ेल्डाल फ्लास्क में H2SO4 से ट्रीट किया, तो होल नाइट्रोजन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड वाज कन्वर्टेड टू अमोनियम सल्फेट। इस अमोनियम सल्फेट सोल्यूशन में हमने NaOH डाल दिया। NaOH डालने से जितना भी अमोनियम वाला पार्ट था, गौर करें कि नाइट्रोजन हमारा यहाँ पर है, राइट, हमारा नाइट्रोजन यहाँ पर है। अब हमने जितना अमोनियम था NaOH डालने से अमोनिया गैस में कन्वर्ट कर लिया। इस अमोनिया गैस को हमने पोर कर लिया एक स्टैंडर्ड H2SO4 सॉल्यूशन में, जिसकी नॉर्मेलिटी मान लेते हैं कि N है और जिसका वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम उसका V है। और फिर से हमने इस अमोनिया को अमोनियम सल्फेट में कन्वर्ट कर लिया है। ठीक है ना, इसको अमोनियम सल्फेट में कन्वर्ट कर लिया है, और साथ में इसमें कुछ अनयूज्ड H2SO4 रह गया, Now we have to find out how much H2SO4 was actually used in the conversion of ammonia to ammonium sulfate, that means in neutralization of ammonia. इसीलिए हम एक बैक टाइट्रेशन कर लेते हैं। कैसे? हमने यहाँ पर अनयूज्ड वाला H2SO4 ले लिया, ठीक है ना, हमें पता नहीं है कि उसका वॉल्यूम कितना है, लेट इट बी V1, लेकिन नॉर्मेलिटी इसकी N1 होगी, और एक स्टैंडर्ड NaOH सोल्यूशन के साथ इसको टाइट्रेट कर लिया। मान लेते हैं ये V2 है और ये N2 है, ठीक है ना। तो यहाँ से N1V1 इज इक्वल टू N2V2 से N1V1 से हमें ये पता लग जाएगा कि कितना वॉल्यूम अनयूज्ड H2SO4 बच गया, राइट, कितना वॉल्यूम अनयूज्ड H2SO4 बच गया। दिस इज वॉल्यूम ऑफ अनयूज्ड H2SO4, राइट। तो यूज्ड H2SO4 कॉस्ट कितना होगा?
That means used H2SO4, which is used in neutralization of ammonia, which ammonia was basically coming from the nitrogen which is originally present in organic compound. तो used H2SO4 का वॉल्यूम है V माइनस V1, राइट। और ये किस में यूज हुआ है? अमोनिया में यूज हुआ है, अमोनिया के न्यूट्रलाइजेशन में, और इसकी नॉर्मेलिटी जो है वो N है, ठीक है ना। और आप जानते हो एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन में मिली इक्विवेलेंट ऑफ बेस मस्ट बी इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड। MEQ ऑफ बेस मस्ट बी इक्वल टू MEQ ऑफ एसिड। आप देख रहे हैं, हमें नाइट्रोजन की नॉर्मेलिटी नहीं पता, हमें नाइट्रोजन का वॉल्यूम नहीं पता, लेकिन हमें ये पता है कि इसकी नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम का जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू N इंटू वी ऑफ द H2SO4। सो ये तो यही आया ना, N इंटू वी माइनस V1, ये इसका मिली इक्विवेलेंट आ गया। अगर वेट करना है, ग्राम में वेट करना है तो डिवाइडेड बाई 1000 कर देते हैं, ठीक है ना। तो फिर इसका मतलब वेट आ जाएगा। तो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन क्या आ जाएगा इसका? बहुत ही सिंपल फंडा है। परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन क्या आ जाएगा इसका? 14/1000 इंटू V इंटू N, जहाँ V क्या है? वॉल्यूम ऑफ H2SO4 यूज्ड, नॉर्मेलिटी ऑफ H2SO4 अपॉन ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 100। बहुत सिंपल है, ठीक है ना। V is the volume of acid in ml neutralized by ammonia. That means used volume. This is used volume, right? Used volume, जो हमने बैक टाइट्रेशन से पता लगाया। N is the normality of the acid. बहुत सिंपल है। इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए हम 1.4 कर सकते हैं। 1.4 इंटू 100 था ना ये, तो 1.4 इंटू V इंटू N अपॉन वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, दैट इज W, ठीक है ना। इसमें बस एक दो चीज़ें गौर करने वाली हैं। दिस मेथड इज सिंपलर एंड मोर कन्वीनियंट। जाहिर है सब चीज़ें तो हैं ही, बस एक ही चीज़ इसमें कि जो नाइट्रो कंपाउंड्स हैं, नाइट्रोसो या फिर एजो कंपाउंड, एजॉक्सी कंपाउंड, या फिर ऐसा कोई कंपाउंड जिसमें नाइट्रोजन रिंग का पार्ट है, इन सभी जगहों पर ज़ेल्डाल मेथड एप्लीकेबल नहीं। ज़ेल्डाल मेथड एप्लीकेबल नहीं है। इट इज़ नॉट बिकॉज नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड इज नॉट क्वांटिटेटिवली कन्वर्टेड इनटू अमोनियम सल्फेट। होता क्या है, बहुत सारे कंपाउंड जैसे ये है एजो कंपाउंड, अब इसमें इसको हीट करते हैं N2 बाहर निकल जाएगी तो हमें अमोनियम सल्फेट नहीं मिलेगा। ज़ेल्डाल के लिए प्रिंसिपल ये है कि जो नाइट्रोजन हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रेजेंट है वो अमोनियम सल्फेट की फॉर्म में बाहर आए, एंड नाइट्रोजन कैन नॉट कम इन द फॉर्म ऑफ अमोनियम सल्फेट इफ आवर कंपाउंड इज नाइट्रो, नाइट्रोसो, एजो कंपाउंड, एजॉक्सी कंपाउंड, और एनी कंपाउंड वेयर नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन द रिंग लाइक पिरिडीन और क्यूनोलिन, ठीक है ना। तो इस तरह से हम ज़ेल्डाल मेथड से एस्टिमेशन कर लेते हैं। ये एक एग्जांपल है, देख लीजिए। इन्होंने बताया हुआ है कि नाइट्रोजन का अमोनिया इवॉल्व फ्रॉम दिस 0.5 ग्राम, दिस इज W। नाइट्रोजन न्यूट्रलाइज 10 ml ऑफ 1 m H2SO4, 10 ml ऑफ 1 m H2SO4, 1 m है तो नॉर्मलिटी 2 हो जाएगी इसकी। कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ द नाइट्रोजन। ये तो डायरेक्ट ही, इसमें तो इन्होंने सीधा ही बता दिया कि कितना वॉल्यूम यूज हुआ है। यूज्ड वॉल्यूम पहले से बता दिया, तो सीधा फॉर्मूले में रख के आप बता दो कि नाइट्रोजन का परसेंटेज 56 है। ओके, सो लेट अस कंटिन्यू विद द एस्टिमेशन ऑफ एलिमेंट्स। हमने अभी तक कर लिया क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के दो मेथड्स देख लिए, एक ड्यूमास मेथड और एक ज़ेल्डाल्स मेथड। उसी कंटिन्यूएशन में लेट अस फाइंड आउट द एस्टिमेशन ऑफ हैलोजन बाय केरियस मेथड, राइट। एक केरियस की फ्लास्क होती है, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड डाल देते हैं, AgNO3 डाल देते हैं और HNO3 की फ्यूमिंग HNO3 मतलब बहुत हाईली कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 डाल देते हैं। और इसके बाद इसमें जब हम ट्रीट करते हैं इसको, तो इससे क्या होता है आपको तो पता ही है कि हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड का मान लो W ग्राम ले रखा है, W ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मूला मान लीजिए है CXHY और XZ, ठीक है ना। तो ये जितना भी हैलोजन है ये सब AgX की फॉर्म में प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा, AgX की फॉर्म में। वी ऑलरेडी हैव डिस्कस कि AgX में AgCl वाइट प्रेसिपिटेट होता है, AgCl इज वाइट प्रेसिपिटेट, राइट। AgCl इज वाइट प्रेसिपिटेट, AgBr इज येलो प्रेसिपिटेट, and AgI is, you see, yellow precipitate again, right.
लेकिन हम क्या करते हैं, इसमें ये जो प्रेसिपिटेट आया ना, इसका वेट ले लेते हैं. वी कैन कैलकुलेट द वेट ऑफ दिस AgX. अगर मान लीजिए AgCl प्रेसिपिटेट हमने लिया है, अगर मान लीजिए AgCl आया, तो Ag का वेट होता है 108 एटॉमिक वेट, और Cl का वेट होता है 35.5. सो दिस कम्स आउट टू बी 143.5. तो 143.5 ग्राम अगर AgCl आया होता तो उसमें Cl कितना होता, 35.5 ग्राम. ठीक है ना. तो इसलिए W ग्राम में कितना Cl है, तो W ग्राम में Cl होगा 35.5 अपॉन AgCl का वेट, दैट कम्स आउट टू बी 143.5 इंटू AgCl प्रेसिपिटेट जो आया है वो कितने ग्राम हमारे इस एक्सपेरिमेंट में मिला है, वो डिवाइडेड बाय W जो ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट है इंटू 100. ये कर दें अगर, तो हमें परसेंटेज ऑफ क्लोरीन मिल जाएगा. क्या होगा परसेंटेज ऑफ क्लोरीन, एटॉमिक वेट ऑफ हैलोजन अपॉन वेट ऑफ सिल्वर हैलाइड इंटू वेट ऑफ सिल्वर हैलाइड जो हमें उस केरियस मेथड से मिला है, डिवाइडेड बाय वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 100. जैसे Cl का होता तो ऐसे कर लेते. Br का होता तो Br का एटॉमिक वेट होता है 80, तो 188 AgBr हो जाएगा. और AgBr का जो वेट हमें मिला है, प्रेसिपिटेट का वेट जो मिला है, वो हमने वे करके देखा हुआ है एक्सपेरिमेंट से, डिवाइडेड बाय W ग्राम, दैट इज द ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 100. I का होता तो I का अपना एटॉमिक नंबर, एटॉमिक वेट होता है 127, टोटल वेट आएगा 235, और उसी तरीके से निकाल लेंगे. ठीक है. सो दिस इज द मेथड बाय विच वी कैन कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ क्लोरो, Cl, Br या आयोडीन. जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल है कि इन केरियस मेथड W, ये W ग्राम है, 0.890 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड गेव 0.2870 ग्राम ऑफ सिल्वर क्लोराइड. ये AgCl का वेट है, राइट. कैलकुलेट द परसेंटेज. अब आपको पता है AgCl है तो Cl 35.5 कैसे करेंगे हम, परसेंटेज ऑफ क्लोरीन के लिए कैसे कर लेंगे बताएं. 35.5 जो कि एटॉमिक वेट ऑफ क्लोरो अपॉन 143.5 विच इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ AgCl into the weight of precipitate obtained, AgCl precipitate, that is 0.2870 whole divided by the weight of organic compound initially taken, that is 0.1890 into 100. इसकी वैल्यू आ जाएगी टोटल 37.8%. ठीक है ना. बहुत सिंपल है. इसी तरह से हम केरियस मेथड से ही सल्फर का भी एस्टिमेशन कर सकते हैं. कैसे करेंगे सल्फर का एस्टिमेशन. सल्फर वाला जो कंपाउंड होगा, जो भी हमारे पास कंपाउंड है, कौन सा कंपाउंड हमारे पास है, हमारे पास है ऑर्गेनिक कंपाउंड विच इज हैविंग सल्फर, राइट. इस सल्फर को हम क्या करेंगे कि बेरियम क्लोराइड से ट्रीट करेंगे. अगर हमने बेरियम क्लोराइड से ट्रीट किया इसको, अगर हमने इसको बेरियम क्लोराइड से ट्रीट किया, राइट, तो जो भी सल्फर यहां प्रेजेंट है वो बेरियम सल्फेट की फॉर्म में बाहर आ जाएगा. बेरियम सल्फेट एज यू नो इज इनसॉल्युबल कंपाउंड, इट इज अ वाइट प्रेसिपिटेट, इनसॉल्युबल इवन इन एक्वा रेजिया. हम उस बेरियम सल्फेट को बाहर निकाल लेते हैं, ड्राई कर लेते हैं, वे कर लेते हैं. इस बेरियम सल्फेट में, बेरियम सल्फेट का मॉलिक्यूलर वेट है 233. इस बेरियम सल्फेट में सल्फर है 32, तो फिर परसेंटेज कितना हो जाएगा, 32 अपॉन 233 इंटू वेट ऑफ बेरियम सल्फेट प्रेसिपिटेट फॉर्म जो हमने केरियस मेथड से वे करके निकाला है, डिवाइडेड बाई W जो ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट है इंटू 100. ये सल्फर का परसेंटेज आ जाएगा. बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है. एक एग्जाम्पल ले लेते हैं. सल्फर का एस्टिमेशन करना है. ये W ग्राम, W हमने ले रखा है 0.15 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड. बेरियम सल्फेट का वेट है, ये बेरियम सल्फेट इज 0.4813 ग्राम. तो परसेंटेज कितना होगा, तो आपको पता है 32. कैसे निकालोगे, परसेंटेज ऑफ सल्फर इज इक्वल टू 32 अपॉन 233 into weight of barium sulfate which comes out to be 0.4813 upon total weight of the organic compound taken initially, that is 0.157 into 100. So this comes out to be 42.1. ठीक है ना.
बहुत सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है ये सब। इसी कड़ी में हम करेंगे एस्टिमेशन ऑफ फास्फोरस, और इसको भी हम केरियस मेथड से ही करते हैं। फास्फोरस के लिए दो मेथड्स हैं। एक मेथड तो ये है कि जो हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जैसे CX, HY और PZ, राइट, इसको पहले हम क्या करते हैं कि फॉस्फोरिक एसिड में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। ऑर्गेनिक कंपाउंड इज ट्रीटेड विद फ्यूमिंग HNO3। फ्यूमिंग HNO3 बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग HNO3 है, मतलब नाइट्रिक एसिड है। तो फ्यूमिंग HNO3 के साथ ट्रीट करोगे तो जो भी फॉस्फोरस है वो फॉस्फोरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, H3PO4 में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। इस फॉस्फोरिक एसिड को प्रेसिपिटेट करते हैं मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट की फॉर्म में बाय एडिंग मैग्नीशियम मिक्सचर, ठीक है ना। मैग्नीशियम मिक्सचर क्या होता है? MgCl2 NH4OH और NH4Cl। तो हमने MgNH4PO4 की फॉर्म में इसको प्रेसिपिटेट कर लिया, ठीक है ना। बात समझ में आ गई। और मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट इज वाश्ड, ड्राइड एंड इट इज हीटेड स्ट्रांगली टू गेट मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट। ये बना लिया इसका, फाइनली हमने इसका ये बना लिया। इसको ड्राई कर लिया, वे कर लिया, सब कर लिया। उसके बाद इसका जो वेट है ये है इसको हमने बना लिया यहाँ से, ठीक है ना। मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट बना लिया। अब मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट में फास्फोरस कितनी है? 62। एक फास्फोरस का एटॉमिक वेट होता है 31, तो P2 का 62 हो जाएगा। और वैसे इस मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट का वेट होता है 222 तो आप देखिए परसेंटेज ऑफ फास्फोरस निकालना 62/222 इंटू वेट ऑफ मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट फॉर्म जो हमने एक्सपेरिमेंट से निकाला था, डिवाइडेड बाय ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट इंटू 100। इससे हमें मिल जाएगा। इस तरह से हम निकाल सकते हैं। एक और मेथड है हमारे पास। हमने फॉस्फोरिक एसिड बना लिया था। कैसे बनाया था? ऑर्गेनिक कंपाउंड को जब हमने HNO3 से, फ्यूमिंग HNO3 से ट्रीट किया था तो फॉस्फोरिक एसिड बन गया था। इस फॉस्फोरिक एसिड को अगर हम अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट के साथ ट्रीट कर दें, तो ये बनाता है अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट का ट्रीट करने से ये वाला कंपाउंड, अमोनियम मोलिब्डेट का ट्रीट करने से, ठीक है। क्या हो जाएगा ये देखें आप। इसमें फास्फोरस कितनी है? 31, मतलब एक एटम फास्फोरस का इस पूरे में प्रेजेंट है। और इस पूरे कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट है 1877, ठीक है ना। तो 31 ग्राम इन 1877, तो हाउ मच ग्राम इन दिस, तो हाउ मच परसेंटेज निकाल लोगे। 31 परसेंटेज ऑफ P कैसे निकालोगे? 31/1877 इंटू वेट ऑफ प्रेसिपिटेट जो हमें मिला है यहाँ से, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय W विच इज द वेट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड टेकन इनिशियली इंटू 100। इससे हमें परसेंटेज ऑफ फास्फोरस निकल जाएगी। तो फास्फोरस जैसा कि हमने देखा दो मेथड से निकाला जा सकता है। एक तो ये वाला मेथड है जिसमें हम इसको मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट बना लेते हैं जिसका मॉलिक्यूलर वेट है 222 और इसमें फास्फोरस है 62। तो 62/222 इंटू वेट ऑफ प्रेसिपिटेट अपॉन ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट इंटू 100। या फिर एक अल्टरनेट मेथड ये है कि हम इसको अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट बना लें जिसका वेट है 1877, जिसमें फॉस्फोरस है 31, तो 31/1877 इंटू वेट ऑफ प्रेसिपिटेट डिवाइडेड बाय ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट इंटू 100। इस तरह से निकाल सकते हैं। ऑक्सीजन का जनरली हम क्या करते हैं, सभी का परसेंटेज निकाल के 100 में से माइनस कर दें तो ऑक्सीजन का परसेंटेज निकल जाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, परसेंटेज ऑफ कार्बन, नाइट्रोजन में दो मेथड्स देख लिए। परसेंटेज ऑफ हैलोजन में हमने क्लोरो ब्रोमो आयोडो का देख लिया, परसेंटेज ऑफ सल्फर कैलकुलेट कर लिया, और परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन के दो मेथड्स देख लिए। हम लोगों ने क्वांटिटेटिव वाला पार्ट कर लिया है। We shall go for qualitative now. We shall go for the separation technique specially. देखो क्या होता है बेसिकली, अगर मान लो कोई दो कंपाउंड्स का मिक्सचर है या मोर देन 2 कंपोनेंट्स का मिक्सचर है, उसे सेपरेट करना है, तो कई सारी टेक्निक्स हैं जिनमें से हम अपने सिलेबस में 5 टेक्निक्स का यूज़ करते हैं। कौन कौन सी टेक्निक्स हैं? एक है सब्लिमेशन, क्रिस्टलाइजेशन, डिस्टिलेशन,
सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन या डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन भी बोलते हैं, और एक है क्रोमेटोग्राफी, राइट. So there are total five separation techniques which are mentioned in our syllabus: sublimation, crystallization, distillation, solvent extraction या differential extraction and chromatography. So we shall start our this chapter from sublimation. Sublimation, sublimation is a technique. Sublimation is a phenomenon in which basically solid compound is directly converted to vapor or vapor is converted to solid. I mean लिक्विड स्टेट इज बाईपास्ड, राइट. तो सब्लिमेशन का क्या प्रोसेस है कि जब कोई सॉलिड सीधा वेपर में कन्वर्ट हो जाता हो हीट करने पर विदाउट पासिंग थ्रू लिक्विड स्टेट, तब हम उसको सब्लिमेशन बोलते हैं, ठीक है. तो बहुत सिंपल सा फंडा है. अगर मान लीजिए आपको दो कंपाउंड्स ऐसे दिए जाएं जिसमें कि मान लें कि एक कैम्फर है, ठीक है ना. कैम्फर है तो कैम्फर क्या होगा, कैम्फर को हिंदी में कपूर बोलते हैं. अगर उसके साथ कोई इम्प्योरिटी है तो आप उसे हीट करें, कैम्फर जो है वो वेपराइज होकर दूसरी ओर चला जाएगा जिसे हम कंडेंस कर लेंगे और जो इम्प्योरिटी है वो वहीं रह जाएगी. तो दिस मेथड कैन बी यूज फॉर प्योरिफिकेशन ऑफ कैम्फर, नेप्थलीन, एंथ्रासीन, बेंजोइक एसिड, थैलिक एनहाइड्राइड, एंथ्राक्योनोन, इंडिगो एंड आयोडीन, AgCl और सॉलिड SO3, ठीक है ना. इन सब जगहों पर हम इसका इस्तेमाल करते हैं. हमारे जेई मेन में जो क्वेश्चंस आते हैं वो उसमें वो बोल देते हैं विच मेथड विल बी यूज्ड फॉर सेपरेशन एंड प्योरिफिकेशन ऑफ नेप्थलीन. तो आपको पता होना चाहिए कि नेप्थलीन एक सब्लिम करने वाला कंपाउंड है. इट सब्लिमेट्स, दैट्स व्हाई सब्लिमेशन टेक्निक विल बी बेटर फॉर प्योरिफिकेशन ऑफ नेप्थलीन, राइट. इसी सीरीज में जो दूसरा मेथड है वो है क्रिस्टलाइजेशन. क्रिस्टलाइजेशन का मैं आपको एक बात बताऊं. मान लीजिए दो कंपाउंड्स हैं A और B, या A हमारा प्योर कंपाउंड है और मान लेते हैं कि B जो है वो इम्प्योरिटी है. तो इम्प्योरिटी को अलग करना पड़ेगा क्योंकि हमें प्योर A चाहिए. दिस इज़ व्हाट वी आर डूइंग, प्योरिफिकेशन वी आर डूइंग. तो हमें एक ऐसे सॉल्वेंट की तलाश करनी चाहिए जिसमें ये A जो हमारा प्योर ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो हॉट कंडीशन में तो डिसॉल्व हो जाए लेकिन कोल्ड कंडीशन में वो रिक्रिस्टलाइज होकर वापस आ जाए. तो हमेशा ऐसा होता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में बेसिकली क्रिस्टलाइजेशन इज ए टेक्निक इन विच बेसिकली यू हैव टू फाइंड आउट ए सूटेबल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ठीक है ना. एक ऐसा सॉल्वेंट चाहिए जो हॉट कंडीशन में डिसॉल्व हो जाए और कूल करने पर वापस रिक्रिस्टलाइज हो जाए. तो हम क्या करते हैं, हमारे पास एक ऐसी फनल होती है, ऐसे एक फनल है, मान लीजिए ये फनल है, इसमें बाहर से हम जैकेट लगाते हैं. बाहर से ये फनल है ना ये, ठीक है, ये जैकेट लगाते हैं, इसमें हम हॉट वाटर सर्कुलेट करा देते हैं और यहाँ पर हमने फिल्टर पेपर रखा होता है. यहाँ हम हॉट कंडीशन में हमारे कंपाउंड को डालते हैं. हॉट कंडीशन में इम्प्योरिटी और कंपाउंड का जो मिक्सचर है, हॉट कंडीशन में हमारा प्योर कंपाउंड घुल गया, इम्प्योरिटी अनडिजॉल्व रहेगी. हमने हॉट कंडीशन में ही इसे फिल्टर कर दिया, तो फिल्टर करने से फिल्ट्रेट में हमारा प्योर कंपाउंड आ गया और इम्प्योरिटी यहीं फिल्टर पेपर पर बाहर रह गई, ठीक है ना. तो इस तरह से हमने इम्प्योरिटी को पहले तो फिल्टर आउट कर दिया. अब उसके बाद जब हम इसे कूल करेंगे तो जो हमारा कंपाउंड A है, प्योर A कंपाउंड विच वॉज डिजॉल्व्ड इन हॉट कंडीशन, ऑन कूलिंग इट विल रिक्रिस्टलाइज, ठीक है. इसको बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन की टेक्निक. तो असल में इस टेक्निक में हमें एक अदद सॉल्वेंट की तलाश होती है. हमें केवल एक ऐसा सॉल्वेंट चाहिए जिसमें हीटेड कंडीशन में तो हमारा कंपाउंड घुल जाए लेकिन कोल्ड कंडीशन में वो वापस आ जाए, ठीक है ना. तो इसके लिए जो सबसे ज़्यादा यूज सॉल्वेंट्स हैं वो कौन कौन से होते हैं. क्रिस्टलाइजेशन के लिए जो यूज सॉल्वेंट होते हैं, वाटर यूज़ कर सकते हैं, अल्कोहल यूज़ कर सकते हैं, ईथर, क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड, एसीटोन, बेंजीन या पेट्रोलियम ईथर, इस टाइप के सॉल्वेंट्स यूज़ कर सकते हैं. और इसमें कौन कौन से कंपाउंड्स हैं जिनको हम प्योरीफाई कर सकते हैं. जैसे शुगर है, शुगर में NaCl घुला हुआ है मान लेते हैं, ठीक है ना. आपने शुगर में NaCl घोला हुआ है. शुगर क्या है, C12H22O11. इट्स एन ऑर्गेनिक कंपाउंड. इसमें NaCl की इम्प्योरिटी है. आपने ले लिया इथेनॉल. हॉट कंडीशन में, इथेनॉल के हॉट कंडीशन में ये घुल जाएगा शुगर, बिकॉज शुगर इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, इट विल बी डिसॉल्व्ड इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, और ये NaCl रह जाएगा. और हॉट कंडीशन में ही हमने फिल्टर कर लिया. फिल्टर करने के बाद जब इसको कूल करेंगे तो शुगर का जो क्रिस्टल है वो वापस आ जाएगा, इथेनॉल में से बाहर आ जाएगा. तो इस तरह से हम शुगर और NaCl के मिक्सचर में से शुगर को और NaCl को सेपरेट और प्योरीफाई कर सकते हैं, ठीक है.
fractional crystallization is used to separate mixture of KClO3 and KCl from the ये ज़्यादा सॉल्युबल है, ये लेस सॉल्युबल है। तो एक लेस सॉल्युबल है जो वो फिल्टर हो जाएगा, जो ज़्यादा सॉल्युबल है वो डिजॉल्व हो जाएगा, उसको कूल करेंगे तो रिक्रिस्टलाइज हो जाएगा। ठीक है, तो हमने पढ़ा सब्लिमेशन की टेक्निक, जिससे हम सब जो कंपाउंड सब्लिमेट करते हैं उनको हम सेपरेट कर लेते हैं, प्योरीफाई कर लेते हैं। दूसरी टेक्निक हमने पढ़ी है क्रिस्टलाइजेशन की, जिसमें हमने देखा कि हमारा कंपाउंड इम्प्योरिटीज़ के साथ है। आज की तारीख में जितने भी केमिकल कंपाउंड्स आपको उपलब्ध हैं, चाहे वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में हो, चाहे वो कोई भी, जैसे मान लीजिए कोई मिल्क पाउडर है मार्केट में आता है वाइट कलर का, तो आपको पता है कि किसी भी प्लांट में प्रोसेस करके हीटेड कंडीशन में जब कोई चीज़ बनाई जाती है वो तो उतनी वाइट चमकदार नहीं हो सकती, उसमें इम्प्योरिटीज़ होती हैं जिसकी वजह से कलर आता है, कभी ब्लैक होता है, कभी ब्राउन होता है। उन इम्प्योरिटीज़ को इसी मेथड से सेपरेट कर लेते हैं। हम एक ऐसा सॉल्वेंट ढूंढ के लाते हैं, इट में बी इथेनॉल, इट में बी मिक्सचर ऑफ वाटर एंड इथेनॉल, इट में बी एसीटोन इथेनॉल मिक्सचर, व्हाटएवर जो सूटेबल सॉल्वेंट हो, इसकी एक रिसर्च होती है। तो मोस्ट सूटेबल सॉल्वेंट लेकर और उसके हीटेड कंडीशन में हम हमारे कंपाउंड को डिसॉल्व कर देते हैं। इम्प्योरिटी जिसकी वजह से कलर था वो अनडिसॉल्व रह जाती है, उसे फिल्टर करके बाहर निकाल लेते हैं हीटेड कंडीशन में ही, और बाद में जब हम उसे कूल करते हैं तो हमारा जो एक्चुअल प्योरीफाइड प्रोडक्ट है वो बिल्कुल चमकदार क्रिस्टलाइन तरीके से बाहर आ जाता है। तो जितने भी कंपाउंड्स हैं जो मार्केट में आते हैं, उनको प्योरीफाई करके उनके कलरिंग एजेंट्स को सेपरेट करके, ज़्यादातर उसमें कार्बन चारकोल वगैरह भी मिला देते हैं। बहुत सारी बड़ी टेक्निक है, लेकिन कुल मिला के हम क्रिस्टलाइजेशन का ही यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मेथड है डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन क्या टेक्निक है? डिस्टिलेशन जो है वो एक ऐसा मेथड है जिसमें हम लिक्विड्स को, दो लिक्विड्स के मिक्सचर को हम, जिनमें बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस हो, और बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस कितना हो, मिनिमम 40 डिग्री सेंटीग्रेड अगर बॉइलिंग पॉइंट के बीच में डिफरेंस है, तो हम ऐसे लिक्विड के मिक्सचर को जिनमें 40 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास का या उससे ज़्यादा का बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है, तो उनको हम सेपरेट कर लेते हैं इस टेक्निक से। कैसे करते हैं जरा देखिए। ये एक सेटअप है, ये है आरबी, राउंड बॉटम फ्लास्क। इसमें हमने दोनों लिक्विड्स ले लिए, मान लीजिए लिक्विड एक्स और लिक्विड वाई, और दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में 40 डिग्री सेंटीग्रेड का डिफरेंस है। इसमें थर्मामीटर भी लगा दिया, इसमें हमने थर्मामीटर भी लगा रखा है, टेम्परेचर का पता चल रहा है, हीटिंग शुरू की, और यहाँ पर इसको कंडेंसर से जोड़ दिया, और यहाँ एक हमने रिसीवर ले लिया। ठीक है, जब आप हीटिंग शुरू करेंगे तो एक्स और वाई दोनों में से जो लोअर बॉइलिंग वाला होगा वो पहले बॉयल ऑफ होगा, उसकी वेपर बनेगी, वेपर आ जाएगी यहाँ पर कंडेंसर में। ये जो पाइप है वो बिल्कुल सीधी जा रही है, लेकिन बाहर से एक जैकेट लगा हुआ, और इसमें हमने कोल्ड वाटर जो है वो सर्कुलेट कराया हुआ। तो ये कोल्ड जोन है, राइट, दिस इज ए कोल्ड जोन। सो व्हेन वेपर कम्स हियर इन द कोल्ड जोन, इट कंडेंसेस टू लिक्विड एंड वी रिसीव इट इन रिसीवर, राइट। आने दीजिए, जब तक ये, मान लीजिए ये एक्स जो है वो लोअर बॉइलिंग वाला था, तो जब तक ये बॉयल होके आएगा तब तक टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। अब ये पूरा बॉयल होके आ जाए बाहर, रिसीवर में अब आना बंद हो जाए, तो फिर टेम्परेचर बढ़ाइए, इसके बॉइलिंग टेम्परेचर तक ले आइए, दूसरा भी आ जाएगा, और रिसीवर चेंज कर लीजिए नए, और कोई उसके अलावा कोई इम्प्योरिटी वगैरह वो यहीं आरबी में रह जाएगी, राउंड बॉटम फ्लास्क में रह जाएगी। ठीक है, तो ये है डिस्टिलेशन की टेक्निक। इसमें एक लोअर बॉइलिंग वाला और एक हायर बॉइलिंग वाला, और बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस कितना होना चाहिए? डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट मस्ट बी मिनिमम 40 डिग्री। ठीक है, तो ऐसे दो लिक्विड्स के मिक्सचर में से अगर उन्हें अलग करना हो तो हम डिस्टिलेशन की टेक्निक से अलग कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। दिस इज़ वेरी पॉपुलर सेपरेशन टेक्निक। इसमें कौन कौन से ऐसे कंपाउंड्स हैं, कौन कौन से, यहाँ पर हमने वो लिख दिया कि किस तरह से करते हैं। वेपर आता है कंडेंसर में, कंडेंस हो जाता है, कंडेंस होने के बाद रिसीवर में रिसीव कर लेते हैं। जो एग्जांपल्स हैं वो क्या है? अगर हम क्लोरोफॉर्म और एनिलीन को सेपरेट करना चाहें, सपोज वी आर हैविंग टू लिक्विड्स मिक्स्ड, क्लोरोफॉर्म एंड एनिलीन, बॉइलिंग पॉइंट्स आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। या ईथर और टोल्यूइन के मिक्सचर को हम अलग कर सकते हैं, बेंजीन और एनिलीन के मिक्सचर को हम सिंपल डिस्टिलेशन टेक्निक से अलग कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है। डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या डिफरेंस है? डिस्टिलेशन में हमने देखा कि एक राउंड बॉटम फ्लास्क का सीधा हीट किया, वेपर बाहर आई, जो लोअर बॉइलिंग वाला लिक्विड पहले आ गया, हायर बॉइलिंग वाला बाद में आ जाएगा, उसके हायर बॉइलिंग वाला होगा वो भी आ जाएगा। अगर मान लीजिए बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस कम है,
सपोज दे आर हैविंग वेरी लेस बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस, मे बी 10 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ऐसे में जो सिंपल डिस्टिलेशन था उसमें जब हम हीट करेंगे तो एक तो जो लोअर बॉइलिंग वाला है वो उड़ के आएगा बाहर, लेकिन साथ में दूसरा, क्योंकि 10 डिग्री का ही डिफरेंस है तो दूसरा वाला भी बाहर आ जाएगा साथ के साथ, या उसके कुछ फ्रैक्शंस बाहर आ जाएंगे। ऐसे में हम क्या करते हैं, एक कॉलम लगा देते हैं। ये है फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में क्या होता है, पैकिंग कर देते हैं। कुछ हमने बीड्स वगैरह, ग्लास बीड्स वगैरह डाल दिए, खूब सारी पैकिंग कर रखी है। और वही मान लीजिए इसमें दो लिक्विड्स हैं, एक्स प्लस वाई, राइट। एक्स लोअर बॉइलिंग वाला है और वाई थोड़ा हायर बॉइलिंग वाला है। फिर से वही कंडेंसर लगा रखा है, कोल्ड जोन है, रिसीवर लगा दिया, हीटिंग शुरू करें, थर्मामीटर ले रखा है, हीटिंग शुरू करें, एक्स का वेपर आएगा बाहर, और वाई क्योंकि ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस नहीं है तो वाई के भी कुछ मॉलिक्यूल ऊपर आएंगे लग के, लेकिन वो आएंगे तो इसी कॉलम के अंदर टकरा के और वापस फिर गिर जाएंगे नीचे, ठीक है ना। बहुत हाई तक नहीं जाएंगे। अगर बहुत हाई तक जाते हैं तो फिर कॉलम को और हाई हम कर लेते हैं। जितना हाई कॉलम होता है उतनी ही अच्छी सेपरेशन का वो ऑब्जर्वेशन है। आई मीन कॉलम की हाइट ज़्यादा होने पे सेपरेशन इज़ वेरी वेरी गुड, राइट। सो व्हाट वी डू, वी जस्ट स्टार्ट हीटिंग, लोअर बॉइलिंग लिक्विड विल गो अप, वेपराइज, और ये वेपर जब यहाँ आएगा, यहाँ पर भी वही है, कंडेंसर है ये, इसमें हमने कोल्ड वाटर सर्कुलेट करवा रखा है बाहर से, एक तरह का बाहर का जैकेट है बस, ठीक है ना। और जैसे ये वेपर यहाँ इस जोन में आती है वैसे कूल हो जाती है और कंडेंस हो जाती है तो हमने एक रिसीवर में रिसीव कर लिया। जब ये लिक्विड पूरी तरीके से आना बंद हो जाए तो हम रिसीवर चेंज करके नया रिसीवर लगा के और हीटिंग को बढ़ाते हैं। बढ़ाने से दूसरा वाला लिक्विड भी आ जाएगा। अगर एक लिक्विड और है, एक्स वाई के बाद जेड भी है, तो उसको भी हम हीटिंग करके इसी तीसरे रिसीवर में रिसीव कर सकते हैं। सो इट्स अ वेरी गुड टेक्निक फॉर सेपरेशन ऑफ liquids from their mixture. But this technique is more effective than simple distillation. Why? Because it is having column, and that's why liquids with less boiling point difference can be separated by this method, right? तो ये बहुत ही बढ़िया टेक्निक है। इसके लिए दिस इज़ बेटर देन सिंपल डिस्टिलेशन टेक्निक। और इसमें जो हम कंपाउंड्स यूज़ कर सकते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में, उसमें कौन कौन से लिक्विड, जिसमें कि देखो जो कौन कौन से नहीं यूज़ हो सकते। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर अगर बनाता हो तो हम सेपरेट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बनने पर दोनों लिक्विड्स का बॉइलिंग पॉइंट सेम हो जाएगा, और अगर बॉइलिंग पॉइंट सेम हो जाएगा तो सेपरेशन संभव नहीं होगा, क्योंकि हम बॉइलिंग पॉइंट के डिफरेंस का ही तो यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे सेपरेशन करने के लिए, ठीक है ना। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज यूज टू सेपरेट डिफरेंट फ्रैक्शंस ऑफ क्रूड ऑयल इन पेट्रोलियम इंडस्ट्री। पेट्रोलियम इंडस्ट्री में क्रूड ऑयल को सेपरेट करने के लिए हम फ्रैक्शनेटिंग कॉलम लगाते हैं, और कभी कभी कॉलम बहुत हाई होता है, मतलब 50 मीटर हाई होता है, और डिस्टिलरीज होती हैं बहुत सारी, उसमें यूज़ करते हैं इसको, रिफाइनरीज होती हैं। दिस मेथड इज यूज फॉर सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ एसीटोन बॉइलिंग पॉइंट 330 एंड मिथाइल अल्कोहल बॉइलिंग पॉइंट 338। देख रहे हो, केवल 8 डिग्री सेंटीग्रेड का डिफरेंस है। मिक्सचर ऑफ बेंजीन एंड टोल्यूइन कैन बी सेपरेटेड बाय दिस फ्रैक्शनल मेथड, ठीक है। तो डिस्टिलेशन या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन दोनों का फंडा एक ही है, क्या कि ऐसे लिक्विड मिक्सचर्स जिनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस हो उनको हम बॉयल करेंगे। जो लोअर बॉइलिंग है पहले बाहर आएगा, वेपराइज हो जाएगा, कंडेंस कर लेंगे और सेपरेट कर लेंगे। और लेकिन डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में डिफरेंस की बात का है कि डिस्टिलेशन में हमारा जो दो लिक्विड्स हैं उनके बीच का, उनके बॉइलिंग पॉइंट्स का डिफरेंस 40 डिग्री या उससे ज़्यादा होना चाहिए। जबकि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्योंकि हम एक फ्रैक्शनेटिंग कॉलम लगा देते हैं और सेपरेशन थोड़ा ज़्यादा ईजी और एक्यूरेट होने लगता है, इसलिए अगर बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस कम भी हो तो ऐसे लिक्विड्स भी उसमें सेपरेट हो जाया करते हैं, ठीक है। यू अंडरस्टैंड दिस, गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। तो अब आते हैं इसके ऊपर, डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट जो है, किसी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट उतना है जिससे कम टेम्परेचर पे वो चार हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, मान लीजिए ऐसा हमारा एक कंपाउंड है जो कि दूसरे किसी, ऐसा हमारा एक लिक्विड है जो कि दूसरे किसी लिक्विड के साथ मिक्स्ड है, लेकिन इसकी प्रॉब्लम ये है कि इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है, मान लीजिए इसका बॉइलिंग पॉइंट कुछ 80 डिग्री है, और लेकिन 80 डिग्री से पहले ये डिकम्पोज हो जाया करता है। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, एक वैक्यूम पंप लगा देते हैं। वैक्यूम पंप से क्या होता है, प्रेशर रिड्यूस हो गया तो क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा, तो लेस टेम्परेचर पर ही वो बॉयल होने लग जाएगा, ठीक है। वैक्यूम पंप लगा के हम इसको बिल्कुल सेम वही आरबी फ्लास्क ले लिया, ए और बी लिक्विड्स का मिक्सचर ले लिया, और हमने क्योंकि वैक्यूम लगा रखा है तो इस बार बॉयल टेम्परेचर बहुत कम होगा, थोड़ी हीटिंग से ही बाहर आ गया। मान लीजिए ए लोअर बॉइलिंग वाला बाहर आ गया, वेपर की फॉर्म में बाहर आ गया, यहाँ कोल्ड जोन में आ गया, ये कंडेंसर है, इसके यहाँ पर आ गया, और यहाँ पर आके ये
कूल होके कंडेंस हो गया लिक्विड, और इस लिक्विड को हमने नए रिसीवर में रिसीव कर लिया। लेकिन पूरा का पूरा सिस्टम इस समय वैक्यूम पंप से जुड़ा हुआ है, यानी कि प्रेशर बहुत कम है। तो रिड्यूस्ड प्रेशर में हम किसको किसको कर सकते हैं? दिस मेथड इज यूज्ड टू प्योरीफाई लिक्विड्स हैविंग वेरी हाई बॉइलिंग पॉइंट विच डिकम्पोज एट और बिलो देयर बॉइलिंग पॉइंट्स। जैसा कि मैंने आपको बताया, बॉइलिंग पॉइंट इतना ज़्यादा है कि उस बॉइलिंग टेम्परेचर पर ला के उसे सेपरेट करने से पहले ही वो कंपाउंड डिकम्पोज हो जाता हो। तो ऐसे कंपाउंड्स को सेपरेट करने और प्योरीफाई करने के लिए हम डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर या वैक्यूम डिस्टिलेशन का सहारा लेते हैं। ठीक है ना, बात समझ में आ गई? क्लियर होगी बात? एग्जाम्पल क्या है? ग्लिसरीन, H2O2, फॉर्मेल्डिहाइड आर प्योरीफाइड बाई वैक्यूम डिस्टिलेशन। ग्लिसरॉल, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक बार जेई मेन ने इसको पूछा भी था। ग्लिसरॉल कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम स्पेंट लाई इन सोप इंडस्ट्री बाई यूजिंग वैक्यूम डिस्टिलेशन। तो उन्होंने पूछा था कि ग्लिसरॉल कैन बी सेपरेटेड बाई स्पेंट लाई इन सोप इंडस्ट्री बाई विच मेथड, और उसके 4 ऑप्शन थे। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा एक बार ये पूछा भी जा चुका। शुगर केन जूस इज कॉन्सेंट्रेटेड इन शुगर इंडस्ट्री बाई इवेपोरेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर विच सेव्स लॉट ऑफ फ्यूल। ठीक है ना, तो ये जो है ना, ये कुछ टेक्निक, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो जिसके लिए ये वाली टेक्निक यूज़ करते हैं, डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम स्टीम डिस्टिलेशन पर। स्टीम डिस्टिलेशन क्या है? मान लीजिए कि आपको कोई फ्लावर है, मान लीजिए गुलाब का फूल है, अब उसमें एक सुगंध है, वो जो भी खुशबू उसकी है वो उसके अंदर प्रेजेंट एसेंशियल ऑयल की वजह से, whatever essence is present in that flower or in any flower, that is due to the presence of essential oil in that flower, right? उसके सेल्स के अंदर वो एसेंशियल ऑयल प्रेजेंट हैं जिनकी वजह से वो खुशबू आती है। लेकिन अगर आप उसे डायरेक्ट हीट करें तो डिकम्पोज हो जाएगा, जल जाएगा। तो हम क्या करते हैं, हम उसको स्टीम के साथ क्योंकि वो बहुत ही वोलाटाइल है, उसे बाहर निकालना है और बहुत ही डेलिकेट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा उसकी डिमांड है, और वो इसीलिए बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी है। कई बार 1 kg रोज़ ऑयल की कीमत 10 लाख के आसपास हुआ करती है। तो मान लीजिए आपको ऐसे फ्लावर्स की पंखुड़ियों के अंदर से उसका रोज़ ऑयल या कोई वो वाला एसेंशियल ऑयल निकालना है। ठीक है ना, और भी जगहों पे यूज़ करते हैं। तो हम कैसे करते हैं, जैसे मान लीजिए दिस मेथड इज़ यूज फॉर सेपरेशन और प्योरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड सॉलिड लिक्विड विच आर स्टीम वोलाटाइल इनसॉल्युबल इन वाटर, प्रोसेस पॉजेजेस हाई वेपर प्रेशर। ठीक है ना, और कंटेन्स वोलाटाइल इम्प्योरिटीज। ठीक है ना, तो हम इसमें क्या करते हैं, स्टीम डिस्टिलेशन इज बेस्ड ऑन डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, टोटल P इज इक्वल टू P1 + P2 वेयर P इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है ना, तो अब जरा देखिए, आप हमने एक RB में, एक राउंड बॉटम फ्लास्क में वाटर ले लिया और इसको हीट करते हैं, और एक RB में हमने उस कंपाउंड को ले लिया, जैसे यहाँ फ्लावर्स होते थे, फ्लावर्स डाल लेते हैं। ठीक है ना, और थोड़ा सा इसमें वाटर भी ले रखा है। अब ये वाटर वेपर हीट करेंगे, अब हमने डायरेक्ट हीटिंग करी थोड़ी सी इसकी, लेकिन ये वेपर्स को हम इसके अंदर ले जा रहे हैं। वेपर्स क्या करते हैं, फ्लावर के सेल को ओपन कर लेते हैं, और वहाँ जो ऑयल प्रेजेंट है उसको वेपराइज कर लेते हैं और अपने साथ मिक्स करके इमिसिबल मिक्सचर के रूप में वेपर फॉर्म में दोनों को बाहर ले आते हैं। दोनों को बाहर ले आते हैं तो कोल्ड जोन में आते ही दोनों लिक्विड कंडेंस हो जाएंगे, मतलब वाटर वेपर भी कंडेंस हो जाएगी, और वो जो ऑयल उसके साथ आ रहा था, जो वाटर में सॉल्युबल नहीं है, लेकिन वो वेपराइज होके उसी वेपर के हीट की वजह से वेपराइज होके, वाटर वेपर के टेम्परेचर की वजह से वेपराइज होके बाहर आया था, वो सारे यहाँ कंडेंस हो जाएंगे। और जब कंडेंस हो जाएंगे तो जब हम उसे रिसीव करेंगे तो क्या होगा, रिसीव करेंगे तो जो ऑयल, मतलब जो ऑर्गेनिक लेयर होगी वो ऊपर की, और जो एक्वस लेयर होगी जो भी उसमें हेवियर होगा वो नीचे, जो भी उसमें लाइटर होगा वो ऊपर की ओर आ जाएगा। बाद में उसे सेपरेटिंग फ्लास्क से सेपरेट कर लेते हैं। बात समझ में आई? कंपाउंड्स विच कैन बी प्योरीफाइड बाय स्टीम डिस्टिलेशन आर एनिलीन, नाइट्रोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड जिसको हम सैलिसिल एल्डिहाइड भी बोलते हैं, ऑर्थोहाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन, टर्पेंटाइन ऑयल या एसेंशियल ऑयल। एसेंशियल ऑयल वही है जो फ्लावर्स में मिलते हैं, जो सुगंधित तेल जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसे ऑयल्स को, ऐसे कंपाउंड्स को जो वोलाटाइल हैं, इनको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, वेपर का सहारा लेते हैं, वाटर वेपर का। वाटर वेपर हमने यहाँ से बनाई, इस वाटर वेपर को हमने उसके अंदर डाला जहाँ फ्लावर्स रखे हुए हैं। ये वाटर वेपर पेनिट्रेट करके फ्लावर्स के सेल में चले जाते हैं। वहाँ पर जो एसेंशियल ऑयल, जो सुगंधित तेल प्रेजेंट है, वो वाटर वेपर के टेम्परेचर की वजह से वेपराइज हो जाता है।
तो वाटर वेपर के साथ हमारा जो एसेंशियल ऑयल का वेपर है, ये दोनों मिक्स होकर बाहर निकल जाते हैं, कंडेंस होकर हमने रिसीव कर लिया। ठीक है, बहुत सिंपल सा फंडा है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा फंडा है। कौन कौन से कंपाउंड्स इससे हम सेपरेट कर सकते हैं? हम कर सकते हैं इनसे ये सारे कंपाउंड्स, और साथ में एसेंशियल ऑयल भी, टर्पेंटाइन ऑयल भी कर लेते हैं इससे। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं। क्वेश्चन कैसे आएगा? मेंशन अबाउट प्योरिफिकेशन ऑफ एनिलीन एंड नेफ्थलीन। नेफ्थलीन के लिए तो मैंने आपको बताया हुआ था कि सब्लिमेशन टेक्निक से करते हैं, बिकॉज इट इज ए सब्लिमेटिंग कंपाउंड, दिस नेफ्थलीन कैन सब्लिमेट। और एनिलीन कैसे कर सकते हैं? एनिलीन कैन बी प्योरीफाइड बाय स्टीम डिस्टिलेशन। स्टीम डिस्टिलेशन अभी हम लोगों ने बात की है। यहाँ एनिलीन ले लिया, एनिलीन के साथ इम्प्योरिटीज़ ले ली, हमने वाटर वेपर डाला, एनिलीन वेपराइज हो गई, वाटर वेपर के साथ उड़ के बाहर आ गई, इम्प्योरिटी यहीं रह गई, और वाटर वेपर के साथ जब बाहर आ गई तो एक वाटर एक एनिलीन की लेयर बन गई, और हम वहाँ से उसको अलग कर लेंगे। बहुत सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल फंडा ये है। ठीक है, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन या डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन बोलते हैं इसको। एक्चुअली क्या होता है, मान लीजिए हमारा कंपाउंड, कोई हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो वाटर लेयर में फंसा हुआ है। यहाँ पर ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो वाटर में प्रेजेंट है, ठीक है ना, और ये ज़्यादा स्पैरेंगली सॉल्युबल है लेकिन वाटर में है। तो हम क्या करते हैं, ऐसा एक सेपरेटिंग फनल लेते हैं और उसमें हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड डाल दिया, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट डाल दिया, जिसका हमें पता है कि इस ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में हमारा ये ऑर्गेनिक कंपाउंड डिजॉल्व हो जाता है। फिर हम इसे शेक कर देते हैं अच्छे से। शेक करने से क्या हुआ, ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में चला गया और वाटर लेयर अलग रह गई। ठीक है ना, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में चला गया। अब हमने क्या किया, ये टैप को ओपन किया। कब तक ओपन करना है? जब तक कि एक लेयर बिल्कुल अलग ना हो जाए। अच्छा, अभी भी आपको शक है कि इसमें कुछ कंपाउंड्स फिर रह गए होंगे, तो वापस से यही प्रोसेस फिर से कर लेते हैं। तो जितनी बार हम इस प्रोसेस को दोहराते हैं उतना ज़्यादा अच्छा सेपरेशन हो जाता है। इसको बोलते हैं सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, या फिर हम इसको बोलते हैं डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन। क्या है? Process of isolating an organic compound from its aqueous solution by shaking with suitable solvent is called differential extraction. Aqueous solution में हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को हमें बाहर निकालना था, हमने एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ले लिया। ये जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है इसको उसके ऊपर डाल के, और ऑर्गेनिक लेयर तो हमेशा आपको पता है एक्वस लेयर से ऊपर होती है, शेक कर दिया अच्छे से। शेक करने से हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड जो एक्वस में जो पानी में घुला हुआ तो ऊपर निकल गया, ऊपर आके इसमें डिजॉल्व हो गया, पानी क्लियर हो गया। नहीं क्लियर है, एक बार यही प्रोसेस फिर से दोहराते हैं, उसके बाद ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद हम इस टैप को खोलते हैं। टैप को खोलने से क्या होगा, टैप को खोल के हम तब तक इसको बाहर करते रहते हैं जब तक कि एक लेयर बिल्कुल सेपरेट ना हो जाए। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। वेरी सिंपल प्रोसेस, वेरी सिंपल प्रोसेस। When organic compound is present in aqueous medium, then it is separated by shaking it with an organic solvent in which it is more soluble. ज़्यादातर ईथर ले लेते हैं इसमें। हम कैसा सॉल्वेंट लेते हैं? जो सॉल्वेंट वाटर में सॉल्युबल ना हो लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिजॉल्व कर सकता हो। ठीक है ना, ठीक है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट को डिजॉल्व करने वाला कंपाउंड हो और खुद जो है वो वाटर में डिजॉल्व ना होता। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट एंड एक्वस सॉल्यूशंस आर इमिसिबल विद ईच अदर, सो दे कैन फॉर्म टू डिस्टिंक्ट लेयर्स। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है? तो इफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज लेस सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, तो हम इसको ज़्यादा बार कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ले लेते हैं, ताकि हमारा जो कंपाउंड है जो वाटर में फंसा हुआ था, अगर वो हमारे ऑर्गेनिक सॉल्यूशन में, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में लेस सॉल्युबल है, तो हम ज़्यादा क्वांटिटी में सॉल्वेंट यूज़ करके उसको खींच के बाहर ले आते हैं। बहुत ही सिंपल फंडा है। जैसे बेंजोइक एसिड है, बेंजोइक एसिड पानी में घुला हुआ हो, लेकिन बेंजोइक एसिड तो एक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो हम एक ऑर्गेनिक सॉल्यूशन ले, जैसे बेंजीन ले लिया हमने। बेंजोइक एसिड एक्वस सॉल्यूशन में है, उसे बाहर निकालना है, हमने बेंजीन में डाल के उसको खूब बढ़िया शेक कर दिया, तो बेंजोइक सारा निकल के बेंजीन में आ जाएगा और हम सेपरेट कर लेंगे। बहुत सिंपल सा है, बहुत ही सिंपल टेक्निक है। ईथर इज बेटर सॉल्वेंट फॉर डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन ड्यू टू इट्स लेस पोलरिटी, लेस रिएक्टिविटी, लेस बॉइलिंग पॉइंट, हायर सॉल्युबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है ना, बात समझ में आ गई? तो इस तरह से ये सेपरेशन टेक्निक हम यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, बेंजोइक एसिड को अगर हमें एक्वस सॉल्यूशन में से बाहर निकालना हो तो बेंजीन सॉल्वेंट का यूज़ करके हम उसे बेंजोइक एसिड को बाहर निकाल सकते हैं। सेपरेशन टेक्निक में इसी सीरीज में एक बहुत ही बेहतरीन और मोस्ट मॉडर्न टेक्निक है जिसको हम बोलते हैं क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी क्या होती है? क्रोमेटोग्राफी इज अ टेक्निक in which we separate the mixture of two components by putting them in the two different phases. One is
स्टेशनरी फेज एंड अदर इज मोबाइल फेज। कैसे करते हैं? मान लीजिए मैं ऐसा एक बार समझाने के लिए एक फिगर निकालता हूँ, फिर हम वापस वहाँ तक जाएंगे। मान लीजिए ऐसे बड़े बड़े कॉलम्स लगा दिए जाए, ठीक है ना, कॉलम, बड़े बड़े कॉलम ऐसे कमरे में लटका देते हैं, ऊंचा ऊंचा कॉलम लटका देते हैं और उसमें सिलिका जेल भर दिया। ये पूरा पैक्ड कॉलम है, ठीक है ना, ये पैक्ड कॉलम है, इसमें सिलिका जेल की पैकिंग कर दी गई है पूरी, पूरा पूरा कॉलम पैक्ड है, पूरा कॉलम पैक्ड है। और हमारा यहाँ पे, सॉरी यहाँ तक पैक्ड नहीं है, मान लेते हैं कि ये जो है ये यहाँ तक पैक, ये पूरी पैकिंग कर रखी है सिलिका जेल की, राइट, सिलिका जेल की पैकिंग कर रखी। इस जगह पर हमने उन दो कंपाउंड्स का मिक्सचर ले लिया। इस जगह पर ये जो है ना, दिस इज द प्लेस वेयर वी पोर्ड द मिक्सचर ऑफ द लिक्विड। मान लो ए बी सी 3 कंपोनेंट्स का मिक्सचर डाल दिया हमने यहाँ, ये जो डार्क हो रहा है पोर्शन, ये ऊपर से हमने सॉल्वेंट डाल दिया, ठीक है ना, ऊपर से हमने सॉल्वेंट डाल दिया। इसमें पहले से ही एक स्टेशनरी फेज लगा रखा है, ठीक है ना। अब मान लीजिए ये सॉल्वेंट ऊपर से आएगा, जब ऊपर से ये रन करके सिलिका जेल के थ्रू होता हुआ पोर्स में से होता हुआ नीचे गिरेगा। मान लेते हैं कि ए बी और सी ये जो कंपोनेंट्स हमारे हैं, इनमें से ए की सिलिका जेल के साथ बहुत अच्छी इट इज हैविंग गुड एफिनिटी विद सिलिका जेल, सो इट विल मूव लेस। भाई ये सिलिका जेल के साथ, इसकी जो है सिलिका जेल के साथ बहुत अच्छी, इसकी ए की सिलिका जेल के साथ बहुत अफिनिटी है। अगर सिलिका जेल के साथ इसकी अफिनिटी है और ऊपर से हमने सॉल्वेंट रन करवाया हुआ है, तो बी और सी जो है वो सॉल्वेंट के साथ ज़्यादा स्नेह रखते हैं। उसमें भी सी जो है वो कुछ ज़्यादा ही फास्ट सॉल्वेंट के साथ बड़ा लविंग है। तो क्या होगा, जब ये सॉल्वेंट ऊपर से रन करता हुआ नीचे जा रहा है, तो उसमें सी कंपोनेंट बड़ी तेजी से उसके साथ निकल जाएगा नीचे। बी थोड़ा सा ठीक है, मतलब बी इज हैविंग बेटर अफिनिटी देन ए बट नॉट एज बेटर एज सी। तो अब क्या हुआ, हमारे पास ए बी सी 3 कंपोनेंट्स का मिक्सचर था। हमने सिलिका जेल का एक कॉलम भर रखा है ऊपर से खूब बड़ा सा, और मान लीजिए मिक्सचर भी हमारा एक बाल्टी है, हमने उस एक बाल्टी को ऊपर भर दिया और ऊपर से हमने सॉल्वेंट रन करवाना शुरू किया। कोई भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ले सकते हैं, हम बताएंगे, अभी हम लोग देखेंगे कौन कौन से सॉल्वेंट लिए जा सकते हैं। ये सॉल्वेंट रन करता हुआ नीचे गिरेगा, जब नीचे गिरता जाएगा ये, और नीचे हम रिसीवर में से रिसीव करते जा रहे हैं, तो उस दौरान ए बी सी में से जो सॉल्वेंट के साथ ज़्यादा अफिनिटी रखता है वो तेजी से सॉल्वेंट के साथ नीचे आना शुरू होगा। जो सॉल्वेंट के साथ कम अफिनिटी रखता है, जो सिलिका जेल के साथ रहना पसंद करता है, वो धीरे धीरे नीचे आएगा। तो इनके मूव करने की स्पीड के बेसिस पर हम इसे अलग कर लेंगे। पहले देखेंगे, एक रिसीवर लगा के देख, अभी अगर ये कलर्ड है तो हमें दिख भी रहा होगा कि मान लीजिए एक जो है, मान लीजिए एक रेड कलर का था, एक ब्लू कलर का था और एक येलो कलर का था। तो जब ये मिक्स करके हमने लिया था तो मिक्स्ड कलर थे, लेकिन जब ये अलग होने लगे तो हमें दिखने लग गया, बाद में हमें बिल्कुल क्लियर दिखने लग गया कि ये येलो वाला फास्ट आ रहा है। जब आने लगेगा तो एक रिसीवर लगा देंगे, सारा येलो सॉल्वेंट के साथ मिक्स होकर आ जाएगा। जब येलो बाहर निकल गया, अब ब्लू वाला आ रहा है, ब्लू की स्पीड ज़्यादा है ए से, जो रेड था, तो उसको निकाल लेंगे। उसके बाद फिर जब बाद में जो ए आएगा उसको नए रिसीवर में निकाल लेंगे। तो इस तरह से हमने 2 फेजेस, स्टेशनरी और मोबाइल फेजेस के बीच में अपने कंपोनेंट मिक्सचर कंपोनेंट को रख के, और उनके साथ इनकी एडजॉर्ब, मतलब ये जो है ए बी सी में से जो ज़्यादा एडजॉर्ब हो रहा है सिलिका जेल में वो धीरे मूव कर रहा है, जिसका एडजॉर्प्शन कम हो रहा है वो सॉल्वेंट के साथ फास्ट मूव कर रहा है। तो इस तरह से स्टेशनरी और मोबाइल फेजेस के बीच में डाल के हम अपने मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट्स को सेपरेट कर सकते हैं। ये टेक्निक है बेसिकली। तो आइए हम फिर से देखते हैं क्रोमेटोग्राफी क्या होती है। क्रोमेटोग्राफी क्या है? क्रोमेटोग्राफी used for separation of mixture into their components, purification of compounds, and also to test the purity of the compounds. Chromatography is obtained from the Greek word chrome means color and graphy means writing. ये स्वेट नाम के एक साइंटिस्ट ने ये टेक्निक बताई थी। This technique consists of 2 phases, right? 2 phases. One is stationary and is stationary phase of large surface area, while the second is moving phase, या इसको mobile phase भी बोलते हैं, which is allowed to move slowly over the stationary phase. ठीक है, जैसा कॉलम में हमने बताया, अभी आपको कॉलम की बात चली थी। अब क्या होता है, स्टेशनरी फेज इज इधर लिक्विड और सॉलिड। ये लिक्विड हो सकता है, सॉलिड हो सकता है।
लेकिन मोबाइल फेज लिक्विड ही हो सकता है या फिर गैसियस हो सकता है, सॉलिड नहीं हो सकता। सॉलिड होगा तो मोबाइल कैसे रह जाएगा, ठीक है ना। बट मूविंग फेज में बी लिक्विड और गैस। Technique of chromatography is based on the rates of at which the components of the mixture moves through a porous medium called stationary phase under the influence of some solvent, mobile phase जिसको बोलते हैं, ठीक है। Mixture of substances is applied on a stationary phase which may be solid or liquid, a pure solvent, a mixture of solvents or a gas or is allowed to move slowly over the stationary phase। मतलब जो मोबाइल फेज है वो एक प्योर सॉल्वेंट हो सकता है, मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट्स हो सकता है या गैस भी हो सकती है, और उससे हम स्टेशनरी फेज पर मूव करवाना शुरू करते हैं। मूव करवाते हैं तो हमारे मिक्सचर में जो कंपोनेंट मोबाइल फेज के साथ ज़्यादा एफिनिटी रखता है वो मोबाइल फेज के साथ नीचे चलने लग जाएगा। जो स्टेशनरी फेज के ऊपर ज़्यादा अच्छे से एड्जॉर्ब होकर रहना पसंद करता है वो धीरे धीरे मूव करेगा। तो इस मूवमेंट की जो इनकी स्पीड है, इसके डिफरेंस की वजह से सेपरेशन हो जाता है, ठीक है। बहुत बहुत बेहतरीन टेक्निक है सेपरेशन की। रिकवरी ऑफ सेपरेटेड सब्सटेंसेस बाय यूजिंग सुटेबल सॉल्वेंट इज नोन एज इल्यूशन एंड द सॉल्वेंट यूज्ड इज कॉल्ड इल्यूएंट, राइट। कौन कौन से हो सकते हैं? क्रोमेटोग्राफी प्रोसेस क्या हो सकता है? क्रोमेटोग्राफी, कॉलम क्रोमेटोग्राफी जिसको हम एडजॉर्प्शन इसका जो थ्योरी बिहाइंड, प्रिंसिपल बिहाइंड द कॉलम क्रोमेटोग्राफी इज एडजॉर्प्शन। इसमें स्टेशनरी फेज सॉलिड लेते हैं, अभी मैंने आपको बताया सिलिका जेल की पैकिंग करते हैं वो स्टेशनरी फेज है, और मोबाइल फेज लिक्विड ले लेते हैं, ठीक है, कॉलम क्रोमेटोग्राफी में। इसी तरह थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी होती है। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में भी हम सॉलिड ले लेते हैं, सिलिका जेल और लिक्विड। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी क्या होती है? थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी क्या होती है यहां से समझें। हमने मान लीजिए एक बड़ा सा सिलेंडर ले लिया, इसमें हमने सॉल्वेंट डाल दिया, ये वो मोबाइल फेज है। एक हमारे पास होती है प्लेट, कांच की प्लेट होती है, इसके ऊपर सिलिका जेल की लेयर लगा दी। सिलिका जेल की लेयर लगाने के लिए इक्विपमेंट आता है, सिलिका जेल को घोल के पेस्ट बना के बढ़िया इस पर लेयर लगा दी, और इस पर हमने वहाँ पर वो स्पॉट रख दिया जो हमें ए और बी, मान लीजिए ये A+B था जिसको हमें सेपरेट करना था। ए और बी कंपोनेंट्स का मिक्सचर है ये, ठीक है, जिसे हमें सेपरेट करना था। इस पूरी प्लेट को उठा के हमने यहाँ डाल दिया, ये स्पॉट है वो वाला ए और बी वाला, और सिलिका जेल इस पर बिल्कुल लेयर की तरह लगी हुई है। इस प्लेट को हमने सॉल्वेंट में डाल दिया, सॉल्वेंट में इतना ही डिप किया इस प्लेट को कि ये जो स्पॉट है वो डिप ना हो, ठीक है। अब सॉल्वेंट ऊपर चढ़ेगा सिलिका जेल पर, मोबाइल फेज है, सिलिका जेल जो है स्टेशनरी फेज है जो सॉलिड है। ये मोबाइल फेज जब ऊपर जाएगा तो हमारे ए और बी में से जो भी सॉल्वेंट के साथ ज़्यादा अफिनिटी रखता है वो फास्ट ऊपर जाएगा, और जो सिलिका जेल के ऊपर एडजॉर्ब होकर रहना पसंद करता है वो स्लो चलेगा, क्योंकि सॉल्वेंट तो दोनों को खींच रहा है। लेकिन जिसकी एफिनिटी सॉल्वेंट के साथ ज़्यादा है वो फास्ट निकलेगा, और जिसकी एफिनिटी सिलिका जेल के साथ ज़्यादा है वो थोड़ा स्लो मूव करेगा। तो धीरे धीरे थोड़ी देर बाद हम देखेंगे कि हमारा सॉल्वेंट यहाँ तक मूव कर गया, उस चक्कर में ए जो है यहाँ आ गया और बी यहाँ आ गया। ये दिख जाएंगे, कलर्ड होंगे तो दिख जाएंगे। अगर ये कलरलेस होते हैं तो हम डेवलपर मार देते हैं, जैसे मान लो अमीनो एसिड है तो हम नेन हाइड्रोजन का स्प्रे मार देते हैं तो पता लगा ये रहा, कलर आ गया। आयोडीन का स्प्रे मार देते हैं, ठीक है ना। इस तरह से बहुत सारे केमिकल्स आते हैं। अगर हमारा जो ए और बी अगर हमारे कलरलेस हैं और हमें थोड़ी देर बाद देखना है कि ये दोनों सेपरेट हो गए कि नहीं गए, क्योंकि कलरलेस है तो दिखेगा नहीं, कलर्ड होगा तो दिख जाएगा। मान लीजिए एक रेड इंक है एक ब्लू इंक है, दिख जाएगा ये रहा रेड ये रहा ब्लू, या जो भी उसमें से फास्ट होगा वो ऊपर निकल जाएगा। लेकिन अगर कलर्ड नहीं है तो उसके लिए भी हमारे पास केमिकल्स होते हैं, डेवलपर्स, उसकी स्प्रे कर देते हैं, स्प्रे करने से कलर आ जाता है और फिर हमें वो विजिबल हो जाते हैं, ठीक है। तो जरा देखें, ये थिन लेयर कॉलम क्रोमेटोग्राफी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी एक ही प्रिंसिपल पर है। हम सिलिका जेल के ऊपर सॉलिड के ऊपर एडजॉर्ब करवा लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद मोबाइल फेज में लिक्विड को मूव करवाते हैं। एक पेपर क्रोमेटोग्राफी में हम एक पेपर लेते हैं। आप 12th के बोर्ड एग्जाम में भी कभी कभी पेपर क्रोमेटोग्राफी वाला एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक पेपर आता है, पेपर की स्ट्रिप आती है, स्पेशल टाइप का पेपर है ये, क्रोमेटोग्राफी पेपर बोलते हैं। एक सिलेंडर में इसको भर देते हैं, ठीक है ना। हमने यहाँ पर स्पॉट लगा दिया, हमने स्पॉट जो है वो यहाँ पे लगा दिया, यहाँ पर लगा दिया, वही रेड और ब्लू इंक का मिक्सचर लगा दिया और इसको सॉल्वेंट में डाल दिया। यहाँ पे सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट में पेपर को जस्ट डिप किया, वो जो स्पॉट है वो डिप ना होने पाए, और यहाँ से क्लैम्प करके इसको लगा देते हैं, ठीक है। इस पेपर के अंदर जो एटमॉस्फेयर से जो वेपर्स आई हैं, वाटर वेपर्स, वो एड्जॉर्ब हो गई अंदर,
वो है उसका स्टेशनरी फेज। पेपर तो केवल सपोर्टर है, पेपर इज द सपोर्टर। स्टेशनरी फेज इन दैट पेपर इज बेसिकली द वाटर एब्जॉर्ब इन दैट पेपर, राइट। और अब हमने ये सॉल्वेंट जो मोबाइल फेज है इसको मूव कराना शुरू किया। सॉल्वेंट मूव करके ऊपर जाएगा, मान लो सॉल्वेंट यहाँ तक जाता है, इस दौरान ए और बी या रेड और ब्लू वाली इंक जो है वो टहल टहल के थोड़ी थोड़ी दूर सेपरेट हो जाती है, हो जाएगा, ठीक है ना, बात समझ में आई। तो इसी तरीके से हम करते चले जाते हैं। दो फेजेस के बीच में हम अपने मिक्सचर को रन करवा के देखते हैं, और उसमें से जो कंपोनेंट, मिक्सचर का जो कंपोनेंट मोबाइल फेज के साथ ज़्यादा स्नेह रखता है वो उसके साथ तेज निकल जाता है, और जो स्टेशनरी फेज के साथ ज़्यादा स्नेह रखता है वो थोड़ा धीरे धीरे निकलता है। तो क्योंकि दोनों के मूवमेंट में डिफरेंस हो जाता है, दोनों के स्पीड में डिफरेंस हो जाता है, इसलिए सेपरेशन हो जाता है। बहुत सिंपल टेक्निक है, बहुत सिंपल टेक्निक है। तो प्रिंसिपल कौन कौन से हैं? एक है एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी जिसमें कॉलम क्रोमेटोग्राफी और थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी आते हैं, और एक है पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी जिसमें पेपर क्रोमेटोग्राफी आता है। सो लेट अस गो फॉर एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी फर्स्ट। एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी में वही प्रिंसिपल है जो अभी तक मैं बात करता आ रहा हूँ कि एक स्टेशनरी फेज है जो सॉलिड है या फिर लिक्विड भी हो सकता है, और एक मोबाइल फेज है जो लिक्विड है या गैसियस भी हो सकता है। तो हम सॉलिड स्टेशनरी फेज के ऊपर लिक्विड मोबाइल फेज को मूव करवाते हैं, और हम अपने मिक्सचर को भी बीच में रख लेते हैं। अब वो मोबाइल फेज जब नीचे की ओर पोर्स में से होता हुआ आता है तो हमारे मिक्सचर में जो कंपोनेंट मोबाइल फेज के साथ ज़्यादा अफिनिटी रखता है वो पहले निकल जाता है, जो कम अफिनिटी रखता है वो धीरे धीरे निकल के आता है। इसी तरीके से सेपरेशन हो जाता है, ठीक है ना। कॉमनली यूज एड्जॉर्बेंट आर सिलिका जेल या एल्यूमिना, एल्यूमिना भी यूज़ कर लेते हैं, या फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड, सेलुलोज पाउडर, एक्टिवेटेड एनिमल चारकोल, इनमें से कुछ यूज़ करते हैं। सिलिका जेल इज मोस्ट कॉमन, सिलिका जेल इज द मोस्ट कॉमन stationary phase. When a mobile phase is allowed to move over stationary phase, the components of the mixture move by varying distances over the stationary phase. बस वही फंडा है, एक ही प्रिंसिपल है। टू मेन टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी ना, कौन कौन सी? कॉलम क्रोमेटोग्राफी और थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। मैंने दोनों की बात बता दी है। कॉलम क्रोमेटोग्राफी की बात हम लोगों ने कर ली है, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी के लिए हमने आपको यहाँ बता दिया कि थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी है। एक प्लेट होती है, इस प्लेट के ऊपर हम स्पॉट लगा देते हैं और उसके ऊपर सिलिका जेल की लेयर लगा रखी है पहले से ही, ठीक है ना, और इसको सॉल्वेंट में डिप करके रख दिया। अब ये जो सॉल्वेंट ऊपर चढ़ता है तो हमारे कंपोनेंट में जो भी दो कंपोनेंट का मिक्सचर है उनमें से एक कंपोनेंट जल्दी से ऊपर चढ़ता है और एक कंपोनेंट स्लो चढ़ता है, तो थोड़ी देर में सेपरेशन होने लगता है, ठीक है ना। जहाँ तक सॉल्वेंट चढ़ता है उसको बोलते हैं सॉल्वेंट फ्रंट, और जहाँ तक हमारा कंपोनेंट चढ़ता है उसको बोलते हैं, इन दोनों की डिस्टेंस मान लीजिए y और x है, तो x और y के रेशियो को हम बोलते हैं रिटार्डेशन फैक्टर, ठीक है ना। बात समझ में आ गई? ये बिल्कुल उन्होंने बता रखा है कि कैसे कैसे हम इसको करते हैं। ये देखें आप ये है बेस लाइन से जहाँ तक हमारा कंपोनेंट गया हुआ है, और ये है जहाँ तक हमारा सॉल्वेंट गया हुआ है, ठीक है ना। The relative adsorption of each component of the mixture is expressed in the terms of its retardation factor या RF वैल्यू बोलते हैं इसको। RF वैल्यू क्या होती है? This x upon y। जैसे हमारा एक कंपोनेंट मान लीजिए यहाँ तक गया और सॉल्वेंट यहाँ तक गया, इनके बीच के इन दोनों के डिस्टेंसेस के रेशियो को RF वैल्यू बोलते हैं। दूसरा कंपोनेंट यहाँ तक गया होगा, मान लीजिए ये z है, मान लीजिए कि ये z है, तो दूसरे का जो RF वैल्यू होगा वो z अपॉन y हो जाएगा। हमने यहाँ पर दो कंपोनेंट का मिक्सचर लिया होगा ना, तो एक कंपोनेंट ट्रेवल करके वहाँ तक पहुँच गया, एक कंपोनेंट ट्रेवल होकर यहाँ तक पहुँच गया, तो दोनों की डिस्टेंस हम स्केल से मेजर कर लेते हैं, ठीक है। ये RF वैल्यू हो जाती है, इसी के टर्म्स में निकालते हैं। जिसकी RF वैल्यू ज़्यादा है समझ लो वो मोबाइल फेस के साथ उसकी अफिनिटी भी ज़्यादा है। बहुत सिंपल सा फंडा है, क्लियर है। द स्पॉट्स ऑफ कलर्ड कंपाउंड्स आर विजिबल ऑन TLC प्लेट ड्यू टू देयर ओरिजिनल कलर। जो कलर्ड हैं वो तो खुद ही दिखेंगे अलग अलग होने के बाद। मान लीजिए ब्लू और रेड का मिक्सचर आपने लिया था तो थोड़ी देर में ब्लू अलग दिखेगा, रेड अलग दिखने लग जाएगा। जिसको ज़्यादा स्पीड से जो जा रहा होगा वो ऊपर दिखेगा, जो कम स्पीड से मूव कर रहा होगा वो नीचे दिखेगा। कलरलेस कंपाउंड्स विच फ्लोरोसेंट आर डिटेक्टेड विद अल्ट्रावायलेट रेज। अगर फ्लोरोसेंस कंपाउंड है तो अल्ट्रावायलेट रे से देख लेते हैं। और मान लीजिए कोई ऐसा कंपाउंड है कि जिसमें कि जैसे मान लीजिए स्पॉट्स ऑफ कंपाउंड्स आर इवन डिटेक्टेड बाय अलाउइंग देम टू एब्जॉर्ब आयोडीन, आयोडीन से देख लेते हैं, ब्राउन स्पॉट आ जाता है। या कभी कभी हम कुछ ऐसे रिएजेंट्स का स्प्रे करते हैं जिसकी वजह से हमारा कलरलेस कंपाउंड कलर्ड होकर दिखने लग जाता है, ठीक है ना।
इसका टीएलसी का एक अच्छा एग्जांपल आपको बताता हूँ। जैसे रोज़ ऑयल है, मैंने अभी आपको जिक्र किया कि रोज़ ऑयल बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है। तो एक जगह है यहाँ पे फ्रेग्रेंस एंड फ्लेवर डेवलपमेंट सेंटर, जो कि यूएनडीपी के असिस्टेंस से चलता है। यूएनडीपी और इंडिया गवर्नमेंट के असिस्टेंस से, उसमें वो एसेंशियल ऑयल्स के ऊपर ही काम करते हैं। वहाँ एक लैब है। मान लीजिए आपके पास रोज़ ऑयल है मान लीजिए कुछ रोज़ ऑयल आपके पास है 50 केजी, और आप इसे बेचना चाहते हैं 10 लाख रुपीज़ पर केजी के हिसाब से, या जो भी उसका प्राइस है, और आपने कहा इसकी प्योरिटी है, तो कौन इसकी प्योरिटी को प्रूव कौन करेगा? तो वहाँ पर इंडिया गवर्नमेंट ने एक लैब बना रखी है एफएफडीसी के नाम से। तो आप अब जैसे मान लीजिए आपके पास ये रोज़ ऑयल का कलेक्शन है और मुझे ख़रीदना है, तो इसमें से एक सैंपल निकाल लिया जाएगा, छोटा सा सैंपल निकाल लेंगे, और बाकी ये पूरा का पूरा कंटेनर सील कर दिया जाएगा मेरे और आपके सामने। ये सैंपल जाएगा उस लैब में। लैब में जाने के बाद वो लैब इस बात को सर्टिफाई करेगा कि इसमें इम्प्योरिटी है कि नहीं है। तो इसमें कभी कभी पैराफिन ऑयल की इम्प्योरिटी मिलाते हैं। पैराफिन ऑयल एक ऐसा ऑयल है जो जिस भी एसेंशियल ऑयल में, जिस भी खुशबू वाले तेल में मिला दें, ये उसकी रंगत पकड़ लेता है, उसकी प्रॉपर्टी पकड़ लेता है, उसकी खुशबू पकड़ लेता है और पता नहीं चलता है। मतलब बहुत सारी टेस्ट से ये गुजर जाता है और पता नहीं चलता, लेकिन टीएलसी से पकड़ा जाता है, ये थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी से। तो लास्ट में जब हम थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी करते हैं, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी फिर से दिखा देता हूँ आपको। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी से करते हैं, मान लीजिए हमने रोज़ ऑयल का एक ड्रॉप डाल दिया और रन करवाया, तो अगर उसमें इम्प्योरिटी होगी तो दो अलग अलग जगहों पर आ जाएगा। पैराफिन ऑयल अगर होगा तो वो अलग मूव करेगा और रोज़ ऑयल के दूसरे कंपोनेंट अलग मूव करेंगे। तो थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी की टेक्निक से ही हम उसे पकड़ पाते हैं वहाँ पर। सोचिए कितना कॉस्टली बिजनेस है, ठीक है। वैसे अमीनो एसिड्स आर डिटेक्टेड बाय स्प्रेइंग द प्लेट विद निनहाइड्रिन सोल्यूशन। मैंने आपको बताया था कि अमीनो एसिड जाएगा, कलरलेस होगा, तो हम निनहाइड्रिन का स्प्रे करके अमीनो एसिड को पकड़ लेते हैं। पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, जो पेपर क्रोमेटोग्राफी का मैंने एग्जांपल आपको बताया। पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी इज बेस्ड ऑन कंटिन्यूअस डिफरेंशियल पार्टीशनिंग ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर बिटवीन स्टेशनरी एंड मोबाइल फेजेस। पेपर क्रोमेटोग्राफी उसका एक बढ़िया एग्जाम्पल है। क्या है पेपर क्रोमेटोग्राफी? स्पेशल क्वालिटी पेपर हम ले लेते हैं, जिसको हम क्रोमेटोग्राफी पेपर बोलते हैं। ये जो पेपर क्रोमेटोग्राफी वाला एक्सपेरिमेंट है, ये आप खुद भी बोर्ड एग्जाम में करते हो, 12th के बोर्ड एग्जाम में। पेपर क्रोमेटोग्राफी ले लिया हमने। पेपर क्रोमेटोग्राफी में सेल्यूलोज जो है वो हेल्प करता है सपोर्ट के तौर पर, और वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है। वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है एयर से, एटमॉस्फेयर से। कहाँ पर कर लेता है? सेल्यूलोज के जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, OH ग्रुप्स हैं, उसके साथ बाइंड कर लेता है, ठीक है ना। ये जो वाटर है जो इस पेपर के अंदर एब्जॉर्ब हो गया है, वो कहलाता है स्टेशनरी फेज, ठीक है। और अब आपने इसमें वो स्पॉट डाल दिया होगा जिसमें हम सेपरेट करते हैं और सॉल्वेंट में डाल देते हैं। मोस्टली वो इथेनॉल होता है, वाटर इथेनॉल का मिक्सचर होता है। आपकी लैब में वो आपके टीचर बताएंगे कि कौन सा सॉल्वेंट लेना है। सॉल्वेंट ऊपर राइज करता है। जब ऊपर राइज करता है तो क्या होता है? धीरे धीरे जो मान लीजिए रेड और ब्लू इंक का मिक्सचर आपने लिया है, तो जो इंक सॉल्वेंट के साथ ज़्यादा अफिनिटी रखती है वो फास्ट मूव करेगी, और जो इंक सॉल्वेंट के साथ ज़्यादा अफिनिटी नहीं रखती वो स्लो मूव करेगी। तो धीरे धीरे हम देखेंगे कि रेड और ब्लू स्पॉट अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है ना। इस तरह से द स्पॉट्स ऑफ द सेपरेटेड कलर्ड कंपाउंड्स आर विजिबल एट डिफरेंट हाइट्स फ्रॉम द पोजिशन ऑफ इनिशियल स्पॉट ऑन द क्रोमेटोग्राम। क्रोमेटोग्राम मतलब वो पेपर जिसके ऊपर हम कर रहे हैं। The spots of these separated colorless compounds may be observed either under ultraviolet, अगर कलरलेस है तो अल्ट्रावायलेट रेज के अंदर देख लेते हैं, या फिर हम कोई स्प्रेइंग एजेंट डाल देते हैं उसके ऊपर, ठीक है। तो ये पेपर क्रोमेटोग्राफी का फंडा है। कुछ और बातें होती हैं, जैसे कि केमिकल इंडस्ट्री में कॉलम क्रोमेटोग्राफी बहुत करते हैं ताकि हम सेपरेट कर सकें, ठीक है। किसी कंपाउंड को सिंथेसाइज किया, उसको इम्प्योरिटीज में से सेपरेट करना तो कॉलम क्रोमेटोग्राफी से करते हैं। या फिर टीएलसी इज़ वेरी यूजफुल। मैंने आपको बताया रोज़ ऑयल को के अंदर जो इम्प्योरिटी है पैराफिन की, उसको पकड़ने के लिए टीएलसी का यूज़ करते हैं। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। क्रोमेटोग्राफी इज़ यूज्ड इन सेपरेशन ऑफ कायरल कंपाउंड्स टू ऑब्टेन फार्मास्यूटिकली एक्टिव ऑप्टिकल आइसोमर्स। तो इस तरह से हम क्रोमेटोग्राफी का यूज़ अलग अलग तरीके से इंडस्ट्री में भी खूब करते हैं कंपाउंड्स के सेपरेशन के लिए, ठीक है। So this is all about the separation techniques, and here this chapter ends, right? Okay, all the best.